3 4। ठीक है, इसको किस तरह से शो कर सकते हैं हम, यानी n की वैल्यू 0 के ऊपर, n की वैल्यू 0 के ऊपर क्या एम्पलीट्यूड है, 1 है। सही है, n की वैल्यू 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या है, 2 है। n की वैल्यू 1 के ऊपर एम्पलीट्यूड हमारे पास है 2। फिर n की वैल्यू 2 के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या है, 3। n की वैल्यू 2 पे एम्पलीट्यूड है 3। इस तरह जब तक चलता रहेगा ये n की जो भी वैल्यूज गिवन है। क्या समझ आ रही है ये बात? अच्छा, इसके बाद थर्ड वन इज सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन इस तरह से होती है, जो मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया था। यहाँ पे एरो लगा हुआ होगा, एरो क्या डिनोट करेगा, ओरिजिन से। एरो ओरिजिन डिनोट करेगा और उससे पीछे वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो सारी नेगेटिव स्केल पर होंगी, और आगे वाली सारी वैल्यूज जो होंगी वो पॉजिटिव स्केल पर होंगी। जैसे कि n इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू है, ये n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 2 पे, ये n इक्वल्स टू -1 पे, ये n इक्वल्स टू -2 पे। ठीक है, तो ओरिजिन के ऊपर मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 4। उसके बाद 1 पे 5, फिर 2 पे 6। सही है, और इसी तरह जब मैं पीछे से ली जाऊँ नेगेटिव स्केल पर, तो 1 के ऊपर क्या है, सॉरी माइनस के ऊपर क्या है, 1, और -2 पे क्या है, 0। ठीक है, तो ये थर्ड वन है सीक्वेंस रिप्रेजेंटेशन। और फोर्थ वन है ग्राफिकल, क्योंकि ग्राफ को शो कर रही है, सिर्फ डायरेक्ट ग्राफ बना हुआ है। फोर्थ वन यही देख लें इस जगह पे, फोर्थ वन इज ग्राफिकल। ग्राफिकल तो आप देख के समझ सकते हैं, इस तरह से गिवन है तो आपको पता है कि ये n की डिफरेंट वैल्यूज पे, n इक्वल्स टू 1 पे, n इक्वल्स टू 2 पे, n इक्वल्स टू 3 पे, 0 पे 0 ही है। तो ये ग्राफ शो कर रहा है, ग्राफ से आप देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या एम्पलीट्यूड है। ये 4 रिप्रेजेंटेशन हैं सिग्नल की, ये गिवन है आपके नोट्स में भी। ठीक है, के बाद सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम क्या है, जब हमने स्टार्ट किया था डीएसपी का कोर्स, उस वक्त भी थोड़ा सा सिस्टम को थोड़ा सा सिस्टम के बारे में हमने ओवरव्यू लिया था कि सिस्टम क्या होता है। सिस्टम एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है, समझ रहे हैं, जिसमें प्रोसेसिंग हो रही है। यानी एक हम अगर चलें जनरल एक ओवरव्यू लेते हैं कि एक एम्पलीफायर का सर्किट है, उस सर्किट की कोई ना कोई इनपुट होगी, और उस एम्पलीफायर के सर्किट में आने के बाद कोई ना कोई प्रोसेस उस पर अप्लाई होगा, और जो रिजल्टेंट वेवफॉर्म होगी वो उसकी क्या होगी, आउटपुट होगी। तो जो एम्पलीफायर का सर्किट है ना, वो बीच में सिस्टम है। उस सिस्टम की एक इनपुट है और एक आउटपुट है, और उस सिस्टम की इन बिटवीन सारी प्रोसेसिंग हो रही है। ठीक है, मैंने एम्पलीफायर के एग्जाम्पल लिए, कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का सिस्टम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के रिस्पेक्ट से भी हो सकता है और किसी और रिस्पेक्ट से भी हो सकता है। एक क्लासरूम को भी सिस्टम का नाम दिया जा सकता है कि एक क्लास के अंदर टीचर इनपुट है, जो इनपुट दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, स्टूडेंट सीख रहे हैं, फिर लर्निंग हो रही है, जो भी वो इनका सिस्टम है, और उसके बाद जो स्टूडेंट गेन कर रहे हैं वो आउटपुट है। तो सिस्टम तो आप अगर जनरलाइज देखा जाए तो किसी भी चीज को आप सिस्टम कह सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज जहां पर कुछ ना कुछ इनपुट हो और उसको रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा हो। तो जो भी सेंटर में प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है उसको क्या कहते हैं, सिस्टम। तो मैथमेटिकल मॉडल जो है, मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे छोटा सा बनाकर दिखा देती हूँ कि एक को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये इनपुट है, इनपुट कुछ भी x ऑफ n हो। अगर डिस्क्रीट की बात करेंगे तो x ऑफ n है, अगर हम कंटिन्यूस की बात करेंगे तो क्या होगा, x ऑफ t होगा, और इसकी आउटपुट आ रही है हमारे पास y ऑफ n। अब ये सिस्टम कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एम्पलीफायर लूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल,
तो क्या होगा, इनपुट सिग्नल मेरे पास एक ऐसी वेव फॉर्म होगी और आउटपुट पे एम्पलीफायर क्या करता है भाई, एम्पलीफिकेशन कर देता है। ये तो इनपुट पे कुछ ना कुछ चेंजिंग आई, इसकी वजह से, इस सिस्टम की वजह से। सिस्टम है जो इनपुट पे प्रोसेस करके कुछ ना कुछ चेंजिंग लेकर आएगा आउटपुट में, तो ऐसी चीज को क्या कहेंगे, हम सिस्टम कहेंगे। सही है। ये एक्स ऑफ टी मैंने रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि मैंने कंटिन्यूस बना दिया था। अगर एक्स ऑफ एन की मैं बात करूं तो एक्स ऑफ एन में मैं इस तरह शो कर सकती हूँ, और वाई ऑफ एन में ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज ये कि एक मैथमेटिकल डिनोशन देख लें या डेफिनेशन देख लें। वो डेफिनेशन क्या है कि एक्स ऑफ एन है, वो किस सिस्टम में जाने के बाद किस में कन्वर्ट हो रहा है, किसी भी इनपुट को किस में कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट में। सही है, आउटपुट में कोई ना कोई चेंजेस लाता है। और यहाँ जो बीच में परफॉर्म हो रहा है ना ऑपरेशन, इसको कहेंगे हम, ये सिस्टम में जा रहा है तो ये प्रोसेसिंग हो रही है, इस प्रोसेसिंग को टी से डिनोट कहते हैं, यानी ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन। यानी एक इनपुट किसी सिस्टम में गया तो उस पे क्या हुई, कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई, वो सिस्टम ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, आउटपुट में। तो जहां इस तरह की टर्म आपको लिखी हुई आएगी ना, ये टॉ की तरह का शेप होता है, ये होता है ट्रांसफॉर्म का सिग्नल है, का सिंबल है, लेकिन ये टॉ की तरह का शेप होता है। टॉ जानते हैं ना सब लोग, टॉ किस तरह लिखते हैं, ये टी नहीं होता है, ये टॉ की तरह का सिंबल है। और ये डीएसपी में एज अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल के तौर पे यूज होता है। यानी जहां पर भी आपको इस तरह टॉ लिखा हुआ नजर आएगा तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर कुछ सिस्टम की बात हो रही है, कि सिस्टम में इनपुट गया और फिर कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है और ये आउटपुट हमारे पास आ रहा है, जनरेट हो रहा है उसकी। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स। और उन क्लासिफिकेशंस को हमें डिटेल में न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा, ताकि हम देख सकें कि आइदर सिस्टम उन क्लासिफिकेशंस में से कौन सी क्लासिफिकेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्क्रीट सिस्टम, फाइव क्लासिफिकेशंस हैं। नंबर 1 है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक सिस्टम। नंबर 2 है लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। नंबर 3 है टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट। फोर्थ वन इज कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल। और फिफ्थ वन इज स्टेबल वर्सेस डायनेमिक, सॉरी स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। सही है, तो क्लासिफिकेशन सिस्टम की 5। अब इन 5 के 5 को हमें न्यूमेरिकली सॉल्व करना होगा और उसमें देखना होगा कि कौन सा सिस्टम वेरीफाई हो रहा है।
ठीक है, या कोई भी इक्वेशन आ जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि बताएं कि ये टाइम इनवेरिएंट है या लीनियर है, या लीनियरिटीज की शो कर दें, या कॉजल है या नॉन कॉजल है, स्टेबिलिटी बता दें। तो इस तरह हमें न्यूमेरिकली सारी चीजों को, काफी डिटेल टॉपिक है ये, ठीक है, तो हमें काफी न्यूमेरिकली इनको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल थोड़ा सा बता देती हूँ, जैसे जैसे जो जो स्टार्ट करेंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि जो चीज स्टैटिक वे में हो। सही है, स्टैटिक तो सबको इंग्लिश में उसकी मीनिंग पता है ना, स्टैटिक क्या होता है। और जो डायनेमिक होगा वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। जो चीज स्टैटिक है, अगर वो स्टैटिक नहीं है तो वो क्या होगी, डायनेमिक होगी। ठीक है। सेकेंड वन इज लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। लीनियर भी सबको थोड़ा बहुत आइडिया होगा। लीनियर क्या होता है, लीनियर का मतलब ये होता है कि जो एक ही वे में, जैसे ओम्स लॉ में वोल्टेज वर्सेस करंट लीनियर होता है, यानी जैसे जैसे करंट बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है, या जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाता है वैसे वैसे करंट बढ़ता जाता है। तो यानी एक क्वांटिटी पे डिपेंड करते हुए दूसरी क्वांटिटी उसी पे डिपेंड करते हुए उसी वे में अगर राइज करेगी या फॉल करेगी, तो ऐसी चीज को लीनियर कहते हैं। उसके बाद थर्ड वन इज टाइम वेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट। तो टाइम इनवेरिएंट का मतलब ये है कि अगर टाइम चेंज हो जाए तो जो भी सिग्नल है या जो भी इनपुट है उस पे कोई, अभी अच्छा यहाँ पर बात हो रही है सिस्टम की, तो मैं सिस्टम के रिस्पेक्ट से बता रही हूँ कि टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट में क्या होगा कि टाइम, कुछ टाइम पास होने के बाद भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज चेंज ना हो। यानी अगर एक मैंने सर्किट एम्पलीफायर के लिए डिजाइन किया है, मैं 2 इयर्स के बाद उस पर दोबारा वर्किंग स्टार्ट करती हूँ, तो क्या हो कि वो वैसा ही रिस्पॉन्स दे जैसा उसने फर्स्ट टाइम में दिया था। यानी टाइम गुजरने के साथ साथ अगर उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंजिंग ना आए और वो उसी तरह रिस्पॉन्स दे जैसे फर्स्ट टाइम में उसने रिस्पॉन्स दिया था, या बिल्कुल सही रिस्पॉन्स दे, तो ऐसा क्या कहलाता है, टाइम इनवेरिएंट कहलाता है। यानी टाइम के चेंज होने के साथ साथ उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और टाइम वेरिएंट क्या होगा कि एनी टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ तो उस जो भी हमने सिस्टम डिजाइन किया उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, या उस जो भी उसकी एफिशिएंसी है वो चेंज हो गई। ठीक है। उसके बाद कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल है। तो कॉजलिटी आपने थोड़ी सी पहले भी देख चुके हैं जब हमने सिग्नल देखे थे कि कॉजल सिग्नल कौन से होते हैं, जो राइट प्लेन पर होते हैं, पॉजिटिव एक्सिस पे जो होते हैं, और नॉन कॉजल होते हैं जो लेफ्ट प्लेन पे होते हैं और नेगेटिव एक्सिस पे होते हैं। तो ऐसे सिस्टम जो पॉजिटिव सिग्नल्स को देखेंगे वो कॉजल होंगे, और ऐसे सिस्टम जो नेगेटिव सिस्टम सिग्नल्स को देखेंगे वो नॉन कॉजल होंगे। अच्छा, उसके बाद फिफ्थ वन है स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। तो स्टेबल सिस्टम वो होगा जो जिसकी जो स्टेबल होगा, जो बाउंडेड होगा, यानी अगर कोई इनपुट हमने उस पर अप्लाई किया है तो आफ्टर प्रोसेसिंग उसका जो आउटपुट होगा वो बाउंडेड होगा। बाउंडेड का मतलब क्या है कि वो कभी ना कभी जीरो हो जाएगा। नॉन जीरो सिग्नल या जो सिग्नल इंफिनिटी की तरफ जा रहे होते हैं, ऐसे सिस्टम जो इन सिग्नल्स को इंफिनिटी तक ही जाने देते हैं और उनको बाउंड नहीं करते, वो अनस्टेबल कहलाते हैं। ठीक है। तो इनको और डिटेल में देख लेते हैं तो आपको और ज्यादा सही से समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वन डिस्कस करेंगे स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। अच्छा बेटा, आप लोगों को लाइट सही आ रही है? ये लाइट बोर्ड पे लाइट सही आ रही है? यस मैम। अच्छा, तो फर्स्ट वन देख लेते हैं हम, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। ये जो नोट्स बने हुए हैं ना, आपको पीडीएफ मैंने शेयर की थी, ये प्रोकेस से एग्जांपल्स दी गई हैं। प्रोकेस का चैप्टर 2 आई गेस है, तो इसमें से सारी एग्जांपल्स दी गई हैं और सारी सॉल्व करने की। तो पहले स्टैटिक सुन लें, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक की क्या डेफिनेशन है और उसको किस तरह देख सॉल्व करेंगे हम देख लेते हैं।
सबसे पहले तो स्टैटिक की डेफिनेशन है, अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज कॉल्ड, और से सुनिएगा सब लोग, अ डिस्क्रीट टाइम सिस्टम इज कॉल्ड स्टैटिक if output only depend upon present or some instant and not on past or future। यानी ऐसी वैल्यू, ऐसा सिग्नल या ऐसा सिस्टम जो सिर्फ डिपेंड कर रहा हो प्रेजेंट वैल्यूज पर, वो स्टैटिक कहलाएगा। फ्यूचर और पास्ट की वैल्यू उसमें इन्वॉल्व ना हो। यानी अगर मैंने एक सिस्टम डिजाइन किया है, उस पर कोई इनपुट अप्लाई किया, तो जो आउटपुट आए वो उसी प्रेजेंट स्टेट पर ही आएगा, पास्ट की स्टेट पर नहीं आएगा और फ्यूचर की स्टेट पर नहीं आएगा। दैट मीन्स कि ये मेमोरी लेस हो जाएगा। मेमोरी का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आप लोगों के पास होगा कि मेमोरी क्या होती है, कि जो अपनी मेमोरी में सेव कर लेता है डाटा। जैसे कंप्यूटर है, जैसे मोबाइल है, ये क्या करते हैं, फर्स्ट टाइम हमने कोई चीज डाटा एंटर किया या कोई चीज लॉग इन की, कोई चीज एक्सेस की, तो वो अपने कैशे मेमोरी में जाके उसको सेव कर लेता है, यानी वो अपनी मेमोरी में उसको सेव कर लेता है। फिर नेक्स्ट टाइम हम जब दोबारा उसको एक्सेस कर रहे होते हैं तो वो मेमोरी से शो कर रहा होता है कि हाँ ये उसके पास सेव होता है, वो उसको दोबारा दिखा रहा होता है। तो ये चीज मेमोरी होती है कि वो अपनी मेमोरी में कुछ सेव कर ले। आपने और भी सिस्टम डीएलडी वगैरह में पढ़ा होगा मेमोरी और मेमोरी लेस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। तो जो स्टैटिक सिस्टम होते हैं ना, ये मेमोरी लेस होता है। ये क्या होता है, मेमोरी लेस होता है। इनके कोई मेमोरी नहीं है। सिस्टम के ऊपर जो आपने प्रेजेंट इनपुट अप्लाई किया होगा, उसका ये आउटपुट डायरेक्टली आपको दे देंगे। सही है, कोई मेमोरी इनके पास नहीं रहेगी कि पुराना डाटा ये था उससे कंपेयर करके, या कुछ भी पुराने डाटा से या आगे के डाटा से। फ्यूचर या पास्ट पे डिपेंड नहीं करेगा, ओनली डिपेंड ऑन प्रेजेंट वैल्यूज। सिर्फ और सिर्फ ये किस पे डिपेंड करेगा, ये प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, पास्ट और फ्यूचर पे नहीं करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ क्रॉस बना दिया कि पास्ट एंड फ्यूचर की वैल्यूज पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ डिपेंड किस पे करेगा, ये करेगा प्रेजेंट वैल्यूज पे। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल क्या है, सॉरी रेसिप्रोकल कह रही हूँ, इसका इनवर्स क्या है, डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या है कि अब ये जो काम ये नहीं करता वो काम यकीनन डायनेमिक करेगा। तो ये किस पे डिपेंड कर सकता है, ये पास्ट एंड फ्यूचर की बोथ वैल्यूज पे डिपेंड कर सकता है। पास्ट एंड फ्यूचर दोनों पे डिपेंड करेगा ये। सही है। अगर अब हम कोई सिस्टम को जज कर रहे होंगे और उसके अंदर स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक की बात होगी कि देखें कि ये स्टैटिक है डायनेमिक है, तो अगर उसमें कोई पास्ट या फ्यूचर इन्वॉल्व हो गया, दैट मीन्स कि ये तो फ्यूचर, ये तो स्टैटिक नहीं है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्टली वो डायनेमिक हो जाएगा। या अगर वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा होगा तो वो स्टैटिक होगा। एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, y of n equals to a x of n। सही है, मैथमेटिकली होंगे सारे, न्यूमेरिकल बेस्ड है ये टॉपिक पूरा। तो अगर y of n equals to a x of n, एक एग्जाम्पल दी गई है कि ये आउटपुट है, आपको नजर आ रहा है कि ये आउटपुट है y of n है, और ये हमारा क्या है, इनपुट है। इस पर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी और बताएं कि ये सिस्टम स्टैटिक सिस्टम है या डायनेमिक सिस्टम। तो इसका प्रोसीजर ये है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि n की वैल्यूज पुट करेंगे। यानी हमने देखा है n इक्वल्स टू 0 सैंपल के ऊपर, यानी 0 वैल्यू के ऊपर 0 पुट करेंगे दोनों जगह। y ऑफ 0 n की जगह यानी 0 पुट कर देंगे, जहां जहां n है वहां वहां हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। अब देखें ये इनपुट, अगर मैंने 0 सैंपल के ऊपर इनपुट दिया तो उसका आउटपुट मुझे कहाँ मिल रहा है, 0 सैंपल पे ही मिल रहा है। यानी अगर मैंने 0 के ऊपर इनपुट पे सिस्टम में गई, सिस्टम में कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुई, और जो रिजल्टेंट जनरेट हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है, वो 0 सैंपल पे ही हो रहा है। दैट मीन्स कि ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। 2-3 वैल्यूज डाल के हम चेक कर लेंगे ताकि हम वेरीफाई कर सकें कि हाँ भाई ये स्टैटिक ही है, सॉरी स्टेबल कह रही हूँ, स्टैटिक। अब n इक्वल्स टू 1 के ऊपर चेक कर लेते हैं, 2-3 वैल्यू के ऊपर चेक कर लेंगे ताकि हमें
समझ आ जाए। n इक्वल टू 1 इक्वल टू, बस n की जगह 1 पुट करना है। इसमें भी यही बात हो रही है कि अगर 1 मैंने इनपुट दिया था, 1 सैंपल के ऊपर इनपुट लिया था, तो आउटपुट भी मुझे कहाँ मिल रहा है, 1 सैंपल पे ही मिल रहा है। अब एक नेगेटिव वैल्यू डालकर देख लेते हैं कि नेगेटिव के ऊपर क्या वैल्यू देता है। y ऑफ -1 इक्वल टू a x ऑफ -1, यानी ये भी यही शो कर रहा है कि जिस सैंपल के ऊपर मैंने इनपुट लिया था, मेरा आउटपुट भी उसी सैंपल की वैल्यू पे जनरेट हो रहा है। ठीक है, अगर x ऑफ n के ब्रैकेट के अंदर n की जो वैल्यू है वो y ऑफ n के ब्रैकेट में जो वैल्यू उसके इक्वल होगी, दैट मीन्स कि ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है, ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए फॉर स्टैटिक। सही है, तो अब हम नीचे क्या लिख देंगे, हमने 3 वैल्यूज के ऊपर चेक कर लिया, n इक्वल टू 0 पे, 1 पे और -1 पे, तीनों के ऊपर हमें जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या शो कर रहा है कि ये सिस्टम क्या है, सिस्टम इज स्टैटिक। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलें अब दूसरे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है लेकिन देखने में लग रही है एक नजर में। अब हम क्या करेंगे, फिर वही करें, हम 3 वैल्यूज पुट करके देखते हैं। अगर इनपुट के सैंपल और आउटपुट के सैंपल दोनों सेम रहेंगे, दैट मीन्स के तो ये प्रेजेंट पे डिपेंड कर रहा है और ये स्टैटिक है। लेकिन अगर इनपुट आपने जिन सैंपल्स पे दिया है, आउटपुट उसके फ्यूचर या पास्ट की वैल्यू पर आता है, तो वो डायनेमिक होगा। पुट करते हैं n इक्वल्स टू 1, y ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 x ऑफ 1 प्लस b एक्स क्यूब ऑफ 1। सब कुछ वैसे ही, आप देखें सिर्फ मैंने n की जगह 1 पुट किया। तो अब देखें आप, इनपुट 1 सैंपल पे ही लिया गया है और उसका रिजल्टेंट भी कहाँ आ रहा है, 1 पर ही आ रहा है, तो ये तो शो कर रहा है स्टैटिक है। अब n इक्वल्स टू 0 पुट करके देख लेते हैं, ये तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी n की वजह से ना। तो ये भी यही शो कर रहा है कि अगर मैंने 0 के ऊपर सिस्टम में कोई ना कोई चेंजिंग की है, तो आउटपुट मुझे कहाँ मिल रहा है, 0 पर ही मिल रहा है। -1 पे करके देख लेते हैं। ये मैं 1 नहीं लिख रही, बस सिर्फ माइनस लिख रही हूँ, आपको पता है कि ये इसको इस तरह सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो अभी भी इसमें भी आप देख सकते हैं कि -1 के ऊपर ही इनपुट के ऊपर काम हो रहा है और आउटपुट जो जनरेट हो रही है वो कहाँ पर हो रही है, -1 पर ही हो रही है। तो सिस्टम क्या है, ये स्टैटिक सिस्टम है। ठीक है, नहीं नहीं स्टैटिक होगा बिल्कुल, दोनों टर्म 0 हो जाए तब भी होगा स्टैटिक, बट रिजल्ट नहीं आ रहा उस सिस्टम का, कुछ ना कुछ मे बी किसी और उस पर आ जाए, स्टैटिक ही होगा। बस स्टैटिक के लिए ना आपको ये ब्रैकेट में जो n की टर्म है ना, इसको देखना है, ये और आउटपुट की टर्म दोनों सेम होनी चाहिए, यानी प्रेजेंट ये जो टर्म है ये टर्म भी वही होनी चाहिए। अगर वो होंगी तो स्टैटिक है, अदरवाइज डायनेमिक है। अब हम डायनेमिक की एक एग्जांपल कर लेते हैं तो आपको ज्यादा सही से समझ आ जाएगा। अब हम डायनेमिक की एग्जांपल करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है वही वाला, अब हम प्रोसीजर करते हैं, 3 वैल्यूज पुट देख लेंगे
एक नेगेटिव की, एक पॉजिटिव की, एक जीरो, जीरो पुट कर देते हैं। जीरो माइनस वन, दैट मीन्स कि -1 हो जाएगा ये। अब देखें, इनपुट जीरो के ऊपर भी है और इनपुट किस पे भी है, माइनस। अगर सिर्फ जीरो होता ना तो ये अगर ये वाला पूरा पार्ट ही नहीं होता तो सिस्टम स्टैटिक होता, क्योंकि जीरो इनपुट थी और आउटपुट भी जीरो के ऊपर ही आ रही है। लेकिन अब देखें -1, -1 का मतलब ये है कि ये पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी इनपुट पास्ट की वैल्यू पर आ रहा है ना, पास्ट हो गया ना, -1 पास्ट हो गया ना जीरो के लिहाज से, आउटपुट तो जीरो पर आ रहा है। और इनपुट कहाँ ली गई थी, पास्ट में ली गई थी x ऑफ -1 पे, लेकिन आउटपुट कहाँ पर आ रहा है, जीरो पर आ रहा है। तो इस टर्म की वजह से ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया। फिर मैंने और आगे वैल्यू तीनों में चाहे आप शो कर लें, 1 पे अगर लेंगे तो भी ऐसा ही हो जाएगा, कोई ना कोई पास्ट की वैल्यू इन्वॉल्व हो रही होगी। 1 -1 तो जीरो। फिर देखें, जीरो के ऊपर इनपुट है लेकिन रिजल्टेंट किस पर आ रहा है, 1 पर आ रहा है। यानी y का जो ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म लिखी है ना, वो यहाँ पर चाहे जितनी भी टर्म हो, हर टर्म के अंदर वो ही वैल्यू अगर आएगी तो ही स्टैटिक होगा। अदरवाइज या कोई भी फास्ट की वैल्यू आ जाएगी तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम डायनामिक हो जाएगा। इसमें भी ये बता रहा है कि ये डायनामिक है, ठीक है। फिर आप n इक्वल्स टू -1 पे चाहे लेके देख लें, तो खैर एक वैल्यू नहीं प्रूव कर दिया है ये, लेकिन आप शो करने के लिए चाहे 3 वैल्यूज ले लें, तो ये सिस्टम क्या है, डायनामिक। ठीक है, इसमें किसी को इश्यू है, एक सवाल और कर लेते हैं। इस तरह से गिवन है। अब यहाँ पे जो दूसरा, अब आप ना ये बात ही देख के समझ जाया कीजिए कि अगर n के साथ कोई चीज प्लस या माइनस में आ रही है और यहाँ पर n के साथ कोई चीज प्लस या माइनस में नहीं है, दैट मीन्स कि ये जो ना यकीनन या तो फ्यूचर की वैल्यू पे डिपेंड करेगा या पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर माइनस के आ रहा है तो उसका मतलब है कि हर सैंपल माइनस किसी ना किसी वैल्यू के साथ हो रहा है। सिर्फ जीरो की वैल्यू के ऊपर सेम वैल्यू आ जाएगी, बाकी जो भी टर्म आएगी, यहाँ 1 ऐड हो जाए, 2 ऐड हो जाए, 3 ऐड हो जाए, n तक जाना है, जहां तक भी ऐड हो जाए, तो यकीनन जो भी टर्म आएगी वो n के अंदर प्लस या माइनस हो रही होगी। तो अगर यहाँ पर n के साथ कोई भी चीज प्लस या माइनस के साथ आ जाए तो उसका मतलब क्या होगा कि यकीनन ये पास्ट या फ्यूचर की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह से किया है कि k की वैल्यू कोई गिवन नहीं है, हम k की वैल्यू पहले फिक्स कर देते हैं, k इक्वल टू कोई भी फिक्स कर दी मैंने, k इक्वल टू 1 ले ली वैल्यू। ठीक है, पहले k इक्वल टू 1 के लिहाज से इसको इक्वेशन को मैं लिख देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसके बाद हम n की वैल्यू पुट करेंगे, n इक्वल टू 0 पुट करें। देखें, आपको देखने में समझ आ रहा होगा, अब जो भी सैंपल आएगा वो एक पास्ट की वैल्यू पर आएगा। 0 -1 तो -1, यानी -1 पे मैंने सैंपल पे इनपुट लिया था और उसका रिजल्टेंट जो मुझे मिल रहा है वो 0 पे मिल रहा है, यानी फ्यूचर पे मिल रहा है। इसी तरह अगर मैं 1 लूं तो 1 -1 0, यानी मैंने 0 सैंपल के ऊपर इनपुट दिया था और आउटपुट मुझे कहाँ मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। तो ये दोनों ब्रैकेट देखें सेम नहीं है, तो जहां इस तरह की कंडीशन आ जाएगी वहां हम क्या लिखेंगे, सिस्टम इज डायनामिक। आप k इक्वल टू 2 पुट करके देखें, सिर्फ k इक्वल टू 0 पुट करने पर सिर्फ आपको स्टैटिक मिलेगा सिस्टम, अदरवाइज k की वैल्यू 1 2 3 4 सो ऑन जहां तक भी जाएंगे आप, आपको सिस्टम क्या मिलेगा, डायनामिक मिलेगा।
ठीक है, बात समझ आ गई है सबके? रिप्लाई करते हैं बेटा, नहीं समझ आया तो बता दें, दोबारा बता दूं। मिस क्लियर है। क्लियर है? चलिए अच्छा, अब दूसरी टाइप देख लेते हैं। सेकंड नहीं देख रहे, सेकंड और थर्ड थोड़ा सा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैं एंड में बताऊंगी। पहले आसान आसान कर लेते हैं ताकि हमारा मोस्ट टॉपिक कवर हो जाए। सही, इससे ही रिलेटेड है, मिलता जुलता है, कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल। ठीक है, कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल की भी डेफिनेशन इससे ही मिलती जुलती है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि जैसे जिस तरह स्टैटिक सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता था ना, जो कॉजल है वो प्रेजेंट एंड पास्ट पे डिपेंड करता है। तो ये कॉजल किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट एंड पास्ट पे डिपेंड करता है, बस फ्यूचर पे नहीं करता। सही है, तो क्रॉस बना के यहाँ लिख रही हूँ फ्यूचर, यानी फ्यूचर पे डिपेंड नहीं करता। सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? प्रेजेंट एंड पास्ट। स्टैटिक सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता था, कॉजल प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों पे डिपेंड करता है। और यकीनन इसका जो इनवर्स है नॉन कॉजल, वो क्या होगा? अगर कोई भी टर्म फ्यूचर की आ जाएगी तो वो नॉन कॉजल हो जाएगा सिस्टम। ठीक है, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कॉजल नॉन कॉजल और स्टैटिक वर्सेस डायनामिक में। बस सिर्फ ये डिफरेंस है कि इसमें प्रेजेंट के साथ साथ ये पास्ट पे भी डिपेंड करता है, वो सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता था। और ये इसमें पास्ट और फ्यूचर दोनों पे डिपेंड करता है, इसमें सिर्फ फ्यूचर पे करता है। तो ये नोट कर लेंगे, एक दफा 2-3 दफा पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी ये बात। अब एग्जाम्पल करा देती हूँ तो ज्यादा सही से समझ आ जाएगा। ये एक एग्जाम्पल लिया मैंने। अब इसका भी वही मेथड है कि आप जो है वो इसके अंदर पुट करके देख लें वैल्यूज। n इक्वल टू 0 पुट करके देखा, अब देखें ये प्रेजेंट है, मतलब ये प्रेजेंट है तो ये इसके प्रेजेंट पे मिल रहा है, और ये -1 किसकी वैल्यू है? ये पास्ट की वैल्यू है ना? पास्ट की वैल्यू ना, -1 आ गया ना, x ऑफ -1 आ गया ना, 0 -1 क्या हो गया? x ऑफ -1। तो ये पास्ट की वैल्यू है, और हमारे पास अभी क्या लिमिटेशंस है कि ये प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड करेगा दोनों पे। ये प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों पे डिपेंड करेगा, तो प्रेजेंट की कंडीशन भी वैलिड है, पास्ट की कंडीशन भी वैलिड है। तो ये क्या बता रहा है हमें कि सिस्टम क्या है हमारे पास? कॉजल है। एक वैल्यू और ले लेते हैं, -1 लेके देखते हैं हम। तो एक वैल्यू और, 2 वैल्यू ले लेते हैं, वही उसी तरह से करके देख लेते हैं तो कंफर्म हो जाएगा। y ऑफ -1 इक्वल्स टू x ऑफ -1, यहाँ -1 मैंने पुट किया, -1 तो -1 क्या बन गया? -2। सही है, -1 ये प्रेजेंट की वैल्यू बन गई, एक्सेप्टेबल है प्रेजेंट की वैल्यू। और -2 क्या बन गई? y ऑफ -1 के लिहाज से ये किसकी वैल्यू बन गई? पास्ट की वैल्यू बन गई। तो पास्ट भी एक्सेप्टेबल है, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा? कॉजल कहलाएगा। थर्ड, अपनी तसल्ली के लिए एक और वैल्यू ले लेते हैं हम y ऑफ 1 पे। 1 -1 तो ये 0। यहाँ पर भी ये प्रेजेंट की वैल्यू है, ये प्रेजेंट की वैल्यू है, ये पास्ट की वैल्यू हो गई इसके रिस्पेक्ट से। तो सिस्टम क्या है? कॉजल। ठीक है, इसका थोड़ा सा इसकी ट्रिक ये है कि आप ना यहाँ पर देखा करें, एक तो x ऑफ n हो y ऑफ n के साथ ना, तो ये तो प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करें, पता चल रहा है। आप यहाँ जो पुट करेंगे वही आपको यहाँ मिलेगा।
अगर उसके साथ कोई और टर्म में प्लस के साथ टर्म होगी तो वो फ्यूचर आ जाएगी, तो प्लस वाली टर्म डायनेमिक सॉरी नॉन कॉजल होगी। अगर कोई टर्म माइनस में आ रही है तो वो ठीक है, सही है, वो फिर पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड करिए। तो थोड़ी सी ट्रिक है कि एक तो एक्स ऑफ एन हो, या अगर उसके साथ कोई टर्म हो तो वो माइनस के साथ हो, प्लस के साथ ना हो। प्लस के साथ जो टर्म होगी वो नॉन कॉजल में चली जाएगी। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, मुझे सिर्फ आंसर का देखो, ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है, ऐसे बस देख के बताएं। एक मिनट, कौन बताएगा मुझे कि ये कॉजल है कि नॉन कॉजल है? कॉजल है। कॉजल है। कॉजल है। क्यों कॉजल है? क्योंकि यहाँ देखें बस एक्स ऑफ एन है, वाई ऑफ एन। अब यहाँ मैं एन की वैल्यू जो भी पुट करूंगी मुझे यही रिफ्लेक्ट होगी ना। अगर एन इक्वल्स टू 0 पुट करती हूँ तो यही रिफ्लेक्ट होना चाहिए, अगर 1 पुट करती हूँ तो यही रिफ्लेक्ट होना चाहिए। एन इक्वल्स टू -1 जो भी मैं पुट करूंगी वो ही रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सिस्टम क्या हो गया? कॉजल हो गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। x of n plus 3 x of n plus 4। आप लोगों की दूसरी क्लास कब है इसके बाद? 2:30 लैब है। अच्छा, अब देख लें ये क्वेश्चन है। नॉन इस कॉजल है। क्वेश्चन को देख के थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है ना कि नॉन कॉजल है, क्योंकि देखिए आपकी यहाँ पर क्या आ गई, प्लस की टर्म आ गई। बस अब आप इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा हम करके बता देते हैं। जीरो के ऊपर चलो बता देते हैं। y ऑफ 0 इक्वल्स टू x ऑफ 0 प्लस 3x ऑफ 0 प्लस 4, तो क्या हो जाएगा 4। तो ये नजर आ रहा है आपको कि 0 के ऊपर आउटपुट ऑप्टिंग इस लेकिन फ्यूचर भी साथ साथ आ रहा है। ये फ्यूचर हो गया ना 0 के रिस्पेक्ट से, ये तो प्रेजेंट है फिर। जी मिस। सही है, लेकिन ये क्या आ गया, फ्यूचर इन्वॉल्व हो गया। जब फ्यूचर इन्वॉल्व हो गया तो ये क्या हो गया, नॉन कॉजल हो गया। ठीक है, अगर नॉन कॉजल आ रहा हो ना तो एक टर्म भी काफी है आपको बताने के लिए कि बस 0 के पास अगर आपको पता चल गया कि ये नॉन कॉजल है तो जरूरी नहीं है आप 3-4 वैल्यूज पुट करें। ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर आपको थोड़ा सा एम्बिग्यूटी का खदशा है कि भाई ये ऐसा हो रहा है, मे बी ये नॉन कॉजल निकला है या मे बी ये डायनेमिक निकला है, तो इसलिए फिर आप 2-3 वैल्यूज पुट करके देख लें। लेकिन अगर पहली ही वैल्यू पर बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आप चाहे 1 या 2 वैल्यू से भी पुट करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक्स ऑफ, देखिए ये क्या बता रहा है आपको, थोड़ा सा देखिए किसी कॉजल होना चाहिए, नॉन कॉजल होना चाहिए। नॉन कॉजल। क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी टर्म नॉन कॉजल। लूंगी ना, जो भी एन की जगह टर्म लूंगी इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन जैसे मैम अगर मैंने 1 पे तो नहीं पता चलेगा, 1 पे तो पता नहीं चलेगा, 0 पे भी पता नहीं चलेगा। नहीं तो हम 2 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो मैं खाली एग्जाम्पल के तौर पे 0 1 2 3 ले रही हूँ, कुछ भी ले सकते हैं। मैं 2 ले लेती हूँ अपनी आसानी के लिए ताकि मुझे पता चल जाए। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होगा। सही है, हाँ बस स्टैटिक में पास्ट पे सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है। स्टैटिक सिर्फ प्रेजेंट पे, इसमें प्रेजेंट या पास्ट दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, कंडीशन यही है, सिर्फ खाली एक टर्म का कार है। स्टैटिक सिर्फ प्रेजेंट पे डिपेंड करता है बस, और कॉजल प्रेजेंट और पास्ट दोनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? इसीलिए मैंने मिलते जुलते थे, इसीलिए दोनों साथ कराए ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बस सब बात समझ आ गई ना कि जहाँ जब यहाँ पर स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू बड़ी हो गई, इससे ये वैल्यू अगर बड़ी हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है कि ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। एक और एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ बस लिख रही हूँ, आप मुझे इसका रिजल्ट बताएं।
ये बताएं भी, इसका रिजल्ट बताइए, कॉजल लग नॉन कॉजल लग रहा है? देख बेस अगर माइनस रखेंगे तो कॉजल, अगर प्लस में तो नॉन कॉजल। जीरो, अगर नहीं, जीरो नहीं, रखें किसी भी एक वैल्यू पे भी अगर इसने नॉन कॉजल छोड़ दिया ना, चाहे 3 वैल्यू को कॉजल आ रहा हो, किसी भी एक वैल्यू पे भी अगर इसने फ्यूचर की वैल्यू शो कर दी, इसका मतलब है कि ये नॉन कॉजल हो गया। समझ आया बात? जैसे पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक में होता था ना कि 2 कंपोनेंट तो पीरियोडिक शो कर रहे थे, एक कंपोनेंट की वजह से नॉन पीरियोडिक हो गया। कोई कंडीशन यहाँ अप्लाई होगी कि चाहे 2, 3, 4 कितनी भी सब पे वो कॉजल वेरीफाई कर रहा हो, लेकिन किसी एक वैल्यू पे भी अगर नॉन कॉजल शो कर दिया या फ्यूचर की वैल्यू शो कर दी ना, तो इसका मतलब है सिग्नल नॉन कॉजल हो गया। समझ आई बात? यानी अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो मुझे नहीं पता चले। एक सेकंड में इसको ना लिख कर सॉल्व करके दिखाती हूँ। n जैसे मैंने जो है वो n = 0 पुट किया, तो 0 के ऊपर तो मुझे पता ही नहीं चलेगा, मुझे लगेगा ये कॉजल है। 0 पे तो मुझे कॉजल लग रहा है, लेकिन जब मैंने n = 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया? फ्यूचर की वैल्यू आ गई। ये फ्यूचर की वैल्यू क्या बता रही है? ये नॉन कॉजल है। फिर मुझे जरूरत ही नहीं है और दूसरी और मजीद वैल्यूज पुट करने की। अगर कोई एक वैल्यू भी ये बात सेटिस्फाई की है कि ये फ्यूचर है, तो बस फिर जरूरत नहीं है आपको कोई और टर्म्स डाल के सर्च करने की कि ये 3 वैल्यू से कॉजल आ रहा था, एक वैल्यू से नॉन कॉजल आ रहा है। बस एक वैल्यू भी अगर फ्यूचर की आती है तो वो काफी है इसको ये बताने के लिए कि ये नॉन कॉजल सिग्नल है, सिस्टम है। सॉरी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। क्लियर है बेटा ये? ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल करें। ये थोड़ा सा बिट जो है वो डिफरेंट है, आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, देखने में कुछ और लगेगा लेकिन इसका रिजल्टेंट कुछ और निकल रहा है। मुझे प्लीज आप लोग अगर नोटबुक लेके बैठे हैं तो करके दिखाएं, बताएं मुझे कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। y ऑफ n x ऑफ -n बज़ाहिर दिखने में माइनस साइन बता रहा है कि ये पास्ट की सिर्फ वैल्यूज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बज़ाहिर ये लग रहा है, लेकिन जरा 2-3 वैल्यू पुट करके देखें और बताएं मुझे कि ये सिस्टम कॉजल सिस्टम है या नॉन कॉजल सिस्टम है। मैम नॉन बज़ाहिर कॉजल ही होगा, क्योंकि माइनस में तो वैल्यू पीछे जा रही होगी, ये नॉन कॉजल है। पास में जा रही होगी। और अगर मैं माइनस में वैल्यू रखूं फिर बताओ क्या होगा? नॉन कॉजल है। फिर नॉन कॉजल हो जाएगा। चलो, प्रेजेंट एक बिल्कुल नॉन कॉजल है, सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं नॉन कॉजल है करके बता देती हूँ किस तरह नॉन कॉजल है। n = 0 पुट किया तो भाई इसने कहा कि हाँ भाई 0, इससे तो सेटिस्फाई हो रहा तो कॉजल है। फिर मैंने n = 1 रखा, इसने बता दिया हाँ भाई तो पास्ट की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है? लेकिन अगर जब मैंने एक नेगेटिव वैल्यू के देखी तो उसका रिजल्टेंट क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस। बताओ ये कौन सी वैल्यू है? ये प्रेजेंट या पास्ट में से कोई है क्या? -1 के रिस्पेक्ट से ये इसका क्या बना? फ्यूचर बना ना। फ्यूचर। ठीक है, तो नेगेटिव स्केल के ऊपर ये सिस्टम क्या है? नॉन कॉजल है। और एक वैल्यू काफी है ये बताने के लिए कि ये सिस्टम नॉन कॉजल है। ठीक है, यही बात मैं बता रही हूँ, चाहे 8 वैल्यू पे, चाहे 10 वैल्यू पे, चाहे 15 वैल्यू पे कॉजल शो हो जाए, लेकिन अगर एक भी टर्म कोई आ जाती है नॉन कॉजल की तो वो पूरा सिस्टम क्या कहलाएगा? नॉन कॉजल कहलाएगा। सेम यही क्राइटेरिया अब स्टैटिक वर्सेस डायनामिक्स में भी देखेंगे। एक भी वैल्यू आ गई आपकी जी। तो पूरी। मैम स्टेबल और डिस्क्रीट में भी यही होगा कि एक वैल्यू कोई सी भी आ गई आपकी n पे तो वो आपका पूरा सिग्नल जो भी होगा वो डिस्क्रीट या स्टेबल होगा।
स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक था, वो स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक। यही कंडीशन उसमें भी ये एक सेम यही, बिल्कुल उसमें भी यही कंडीशन होगी कि आप दो, मैंने इसीलिए 3 वैल्यूज का इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि एक नेगेटिव वैल्यू डालकर देखें, एक पॉजिटिव डालकर देखें, एक जीरो पुट करके देखें। सही है, 3 वैल्यूज इसीलिए शुरू से बता रही हूँ क्योंकि बाज दफा जीरो एक्सिस के ऊपर ना कुछ और रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है, वो नेगेटिव एक्सिस पे कुछ और रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाता है, तो सिस्टम का कुछ पता नहीं होता। इसीलिए मैंने 3 वैल्यू कही थी, एक कोई सी भी आप पॉजिटिव वैल्यू ले लो। अच्छा, जरूरी नहीं है कि 1 लो, कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू ले लो, कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू ले लो और एक जीरो ले लो। ये 3 के ऊपर वेरीफाई करके दी, अगर 2 पे सही रिजल्ट आता है, स्टेबल आता है, स्टैटिक आता है, लेकिन तीसरी के ऊपर वो वेरीफाई नहीं करता तो बस वो फिर डायनामिक होगा। मैम हो सकता है फोर्थ वैल्यू हाँ फोर्थ वैल्यू में जी, अगर वेरीफाई फोर्थ वैल्यू पर हो जा वैसे एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव और एक जीरो, ये 3 काफी होती है। नेगेटिव की किसी भी वैल्यू पर हो जाएगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना 1 नहीं लें आप, 2 3 4 कोई और न्यूमेरिक वैल्यू लें। सही है, बेसिक्स के अंदर जहां आपको एम्बिग्यूटी लग रही है कि हाँ इसमें कुछ और हो सकता है, जैसे x ऑफ 2n था, अब इस 2n के अंदर अगर मैं 1 पुट करती हूँ यहाँ पे तो चलो शो हो रहा है, लेकिन अगर 1 n स्क्वायर हो फॉर एग्जाम्पल, चले मैं आपको एक एग्जाम्पल और बता दूँ। I of n equals to x of n square। अब देखो अगर इसमें मैं 1 पुट करती हूँ ना तो सेम रिजल्ट आएगा, है ना, लेकिन अगर मैं माइनस करूंगी तो क्या होगा। अब देखो मैंने n इक्वल्स टू 1 पुट किया, 1 ही आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। 0 पुट करूंगी तो भी कोई फर्क नहीं, 2 वैल्यू बता देंगी कि कॉजल है। लेकिन अगर मैं -1 पुट करूं तो क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा। अब देखो ये इसके लिहाज से ये वैल्यू क्या है, ये फ्यूचर की वैल्यू, डिफरेंट है, नॉन पॉजिटिव। ठीक है। अब जरूरी नहीं, अगर तुम्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है 1 की टर्म में तो तुम इसको 2 कर लो अपनी आसानी के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें वैल्यूज डाल के चेक करनी है, कुछ भी वैल्यूज डाल दो, यहाँ पे और ज्यादा सही से पता जाएगा। सही है, ठीक है मैम, 3 से 4 वैल्यू डालें। हाँ आप 3 से 4 डालें या दो डाल लें, चाहे 1 ना डालें, डायरेक्ट उससे स्टार्ट कर लें, आपकी मर्जी है। सही है, तो मैं एज एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप 1 ना डालें, आप 2 पुट करें डायरेक्ट, -2 पुट करें डायरेक्ट, -4 पुट करें डायरेक्ट, बस आप मुझे क्लियर बता देंगे हाँ भाई इसका रिजल्ट ये आ रहा है। ठीक है, ठीक है मैम। कोशिश करें 3 का वैल्यू डाल ही लें ताकि जो है वो ज्यादा सही से क्लियर हो जाए, क्योंकि अक्सर ना नेगेटिव वैल्यू के ऊपर ना रिस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है अक्सर। क्लियर है ये आपको, सबको क्लियर है ये। कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल, थर्ड पे आ जाते हैं स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। ये है तो 6 1, लेकिन मैं पहले इजी वाले सारे पहले करा रही हूँ ताकि हमारा कोर्स थोड़ा आगे चला जाए। स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। सही है, स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल के अंदर क्या होगा, स्टेबल से आपको समझ आ रहा है ऐसा सिस्टम जो स्टेबल आउटपुट दे। स्टेबल का मतलब क्या होता है, जो कहीं ना कहीं जाके जीरो हो रहा हो, इन्फिनिटी ना जा रहा। जैसे आपको मैंने शुरू में थोड़ी सी एक एग्जांपल बताई थी कि सिस्टम वो अच्छे होते हैं या सिग्नल वो अच्छे होते हैं जो स्टेबल होते हैं। स्टेबल का मतलब क्या है, जो बाउंडेड होता है। बाउंडेड का मतलब क्या है कि अगर कोई है सिस्टम में गया, ट्रांसफॉर्मेशन होगी, इन दी एंड जाके खत्म हो रहा होगा, ये सिस्टम बाउंडेड या स्टेबल कहलाएगा। सही है, एक सिस्टम जो सिस्टम में गया उसके बाद उसका आउटपुट जो है ना एंड ही नहीं हो रहा, वो हमें पता ही नहीं है कि वो क्या रिस्पॉन्स देगा, इन्फिनिटी तक जा रहा है, हमें उसको कुछ रिस्पॉन्स के बारे में पता ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, सिस्टम या सिग्नल के बारे में जिसके बारे में बात होगी वो क्या कहलाएगा, अनबाउंडेड कहलाएगा। अनबाउंडेड या अनस्टेबल। ठीक है, पहले ये क्लियर कर लेंगे अनस्टेबल और स्टेबल असल में किसको कहते हैं, या बाउंडेड अनबाउंडेड। इनको बाउंडेड भी कहते हैं और स्टेबल भी कहते हैं।
अनबाउंडेड भी कहते हैं, अनस्टेबल। यानी जो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा हो, जिसका रिस्पॉन्स कभी एंड नहीं हो रहा, ऐसी चीज अनबाउंडेड कहलाती है या अनस्टेबल कहलाती है। और ऐसी चीज ऐसा सिग्नल या ऐसा सिस्टम जो रिस्पॉन्स कभी ना कभी जाके एंड हो रहा हो, उसको स्टेबल कहेंगे या बाउंडेड कहेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया देख लेते हैं कि हम किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है। ठीक है, इसको चेक करने का मेथड ये, इसको चेक करने का मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर गौर से देखिएगा क्या करना है हमें। एक सिस्टम हमें गिवन है, सिस्टम के अंदर ये आपको पता है कि जो एक्स ऑफ एन होता है ये क्या होता है, इनपुट होता है। और जो वाई के साथ कोई भी टर्म होगी वो क्या होगी, अच्छा सॉरी यहाँ मैंने एक्स लिख दिया, जो वाई के साथ टर्म जो होती है वो क्या होती है, आउट। अब एक थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों का थोड़ा सा रिकॉल कराना चाहूंगी। आप लोगों को फीडबैक का कॉन्सेप्ट है ना, कि फीडबैक आता है, या मेमोरी का कॉन्सेप्ट, वो मेमोरी में सेव होती है कोई चीज। फीडबैक का है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, जी मिस। है ना। तो फीडबैक में क्या होता है कि जैसे एक सिस्टम है, ये इनपुट है, किसी भी सिस्टम में गया, सिस्टम में जाने के बाद उसका वाई ऑफ एन जनरेट हुआ, आउटपुट जनरेट हुआ। वो जो आउटपुट है ना, वो आउटपुट दोबारा से उस सिस्टम में इन हो रहा है, ठीक है, किसी ना किसी पर्पज से। वो किसी कुछ डिले के बाद चाहे हो जाए, या उसमें कोई ना कोई फैक्टर कोई इन्वॉल्व हो जाए, कोई कुछ भी, कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो रही हो, या कोई भी ऐड हो रही हो, या डिले आ रहा हो, किसी भी चीज के बाद अगर वो दोबारा से एज अ इनपुट, उस मतलब जो डाटा आ चुका वो एज अ इनपुट नेक्स्ट डाटा के लिए एज ए इनपुट बन जाए। तो ये फीडबैक का कॉन्सेप्ट। आप देखिए इस तरह सिस्टम गिवन है कि एक वाई ऑफ एन है, जिसमें एक वाई ऑफ एन जो पहले ऑलरेडी कभी आ चुकी होगी वो भी एज अ इनपुट ही यूज हो रहा है। ये वाला पूरा पार्ट इनपुट का होता है, ये आउटपुट का होता है। ये एज अ इनपुट है फॉर दिस, लेकिन असल में तो ये आउटपुट का हिस्सा है। ये बस खाली दिखा रही थी मैं कि किस तरह से होता है। अब इसको जज करने का मेथड ये है, इसके लिए क्या करते हैं हम, एक, अब इनपुट मुझे किस तरह पता चलेगा कि ये जो आउटपुट आ रही है ये बाउंडेड आ रही है कि नहीं आ रही। इसके लिए हम ये करते हैं कि एक बाउंडेड इनपुट यूज करेंगे और देखेंगे कि इसका जो आउटपुट आ रहा है वो बाउंडेड आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाउंडेड इनपुट के लिए सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो किसकी है, वो डेल्टा फंक्शन की है। डेल्टा फंक्शन, दैट इज डेल्टा। सही है, ये तो सबको शुरू में बताई थी ना ये बात कि डेल्टा एन एक सबसे सिंपलेस्ट स्टैंडर्ड फंक्शन है या सिग्नल है जो कि किसी भी ऑपरेशंस में यूज होता है। टेस्टिंग के लिए, किसी भी ऑपरेशंस में यूज करने के लिए हम डेल्टा सिग्नल को यूज करते हैं। तो ये बात भी हम सबको पता है कि डेल्टा क्या है, सिर्फ और सिर्फ ये है, 0 के ऊपर सिर्फ 1 देता है, इससे ज्यादा तो कोई बाउंडेड हो ही नहीं सकता, इंतहाई बाउंडेड है ये। तो ये डेल्टा सिग्नल को हम यूज करते हैं एज अ इनपुट, फिर रिजल्ट देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट बाउंडेड आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर हमारा रिजल्टेंट जो शो हो रहा है वो बाउंडेड होगा तो वो स्टेबल होगा, और अगर नहीं होगा तो वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मैंने क्या किया कि सपोज किया है, यहाँ सपोज कर रही हूँ मैं, एफ ऑफ एन जो भी यानी इनपुट है मेरे पास, वो है सी ऑफ डेल्टा एन। ये सी क्या है, सी मैंने ऐसा कांस्टेंट लिया है, यानी जो इसका एम्पलीट्यूड बताएगा, यानी ये सी, ये 1 की जगह मैंने सी लिख दिया। ठीक है, जो भी एम्पलीट्यूड आपको पता है ना, एम्पलीट्यूड यहाँ लिखते हैं, ये सिर्फ शो करने के लिए किया है, वरना आपको पता नहीं चल पाएगा कि बाउंडेड है कि नहीं बाउंडेड। तो ये जो इसका एम्पलीट्यूड था ना, उसको मैंने सी ले लिया, एक कांस्टेंट टर्म से डिनोट कर दिया, और वो कांस्टेंट टर्म यहाँ लिख दी डेल्टा एन, क्योंकि मैंने सपोज किया है कि एक्स ऑफ एन मेरा क्या है, सी ऑफ डेल्टा एन है। आप पुट कर देंगे इन इक्वेशन,
सही है, इक्वेशन 1 के अंदर इसको हम पुट कर दिया। तो पुट किस तरह करेंगे, y ऑफ n इक्वल टू y स्क्वायर ऑफ n माइनस 1, ये सब तो ऐसे ही रहेगा, प्लस सिर्फ x ऑफ n की जगह हम क्या लिख देंगे, c ऑफ डेल्टा। ठीक है, अब क्या किया कि अब मैंने n की वैल्यू 0 ली, ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई, समझ लें ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब मैंने क्या किया, अब मैं चेक करना चाह रही हूँ वैल्यूज पुट करके कि मेरे पास डाटा जो है स्टेबल आता है कि नहीं आता। n इक्वल्स टू 0 लिया मैंने, पुट किया n इक्वल्स टू 0, y ऑफ 0 इक्वल्स टू y स्क्वायर ऑफ 0 माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है, प्लस c डेल्टा ऑफ 0। अब आपको पता है, अच्छा एक चीज ये कि जब मैंने अभी फीडबैक का थोड़ा सा पुराना रिकॉल कराया आपको, तो ये बात आपको याद होगी, जो भी मेमोरी वाले फंक्शन, जो भी मेमोरी वाले सिस्टम्स होते हैं, उन मेमोरी सिस्टम्स में जो इनिशियल वैल्यूज होती हैं y ऑफ -1, y ऑफ -2, जो भी इनिशियल वैल्यूज होती हैं वो सबसे पहले सपोज की जाती हैं 0, बिल्कुल इनिशियल वैल्यूज होती है स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्ट में। ये फीडबैक का कॉन्सेप्ट है कि जब फीडबैक सिस्टम स्टार्ट होता है तो जो बिल्कुल इनिशियली जब स्टार्ट होगा तो जितनी भी फीडबैक की वैल्यूज आ रही हैं उन सबको 0 सपोज किया जाए। अभी हमारे पास ये वाली टर्म आ रही है तो इनिशियली फॉर द फर्स्ट टाइम इस वैल्यू को हम क्या सपोज करेंगे, 0 सपोज करेंगे। और आपको पता है कि डेल्टा का फंक्शन सिर्फ कहाँ लाया कर रहा होता है, 0 के ऊपर लाया कर रहा होता है, 0 के ऊपर सी आ रही है। तो अब रिजल्ट हम देख लेते हैं, y ऑफ 0 इसी तरह रहा, इक्वल्स टू, मैंने बताया है कि इनिशियल वैल्यूज को क्या हमने सपोज करना है, 0 सपोज करना है, 0 सपोज कर लिया, प्लस ऐसा ही रहा। और डेल्टा ऑफ 0 का फंक्शन क्या होता है, डेल्टा का फंक्शन 0 के ऊपर क्या आता है, क्या वैल्यू देता है, 1 वैल्यू देता है। तो मेरे पास y ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, सॉरी सी आ गई। इस सब को मैं दोबारा रिपीट करती हूँ ताकि अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप लोग दोबारा समझ सकें, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ सर। ठीक है, क्वेश्चन हमने यहाँ से स्टार्ट किया, हमें चेक करना है स्टेबल सिस्टम है या अनस्टेबल है। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम एक स्टेबल इनपुट पुट करेंगे एज अ इनपुट, यानी x ऑफ n की जगह मैंने एक स्टेबल सिग्नल लिया जो कि डेल्टा n एक स्टेबल सिग्नल है। और सी जो लिया है, सी एक कांस्टेंट टर्म है जो कि सिर्फ एम्पलीट्यूड को डिनोट कर रही है कि 1 एम्पलीट्यूड है, 2 एम्पलीट्यूड है, कुछ भी ले सकते थे, यहाँ जनरलाइज कर रहे हैं इसलिए सी लिया। ठीक है, इसको क्या किया मैंने, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, x ऑफ n की जगह मैंने c डेल्टा ऑफ n पुट कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि ये वाली इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चेंजिंग आई है, x ऑफ n की जगह c डेल्टा ऑफ n मैंने लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया कि n इक्वल्स टू 0 डाटा पुट किया, n इक्वल्स टू 0, n की जगह जहां जहां n था वहां मैंने 0 पुट कर दिया। 0 पुट करने के बाद यहाँ पर अब मेरे पास 2 टर्म्स आ गए, एक तो डेल्टा की टर्म है और एक y ऑफ n की या y ऑफ समथिंग की है। तो बताया मैंने आपको कि जो मेमोरी वाले फंक्शन होते हैं उसके अंदर इनिशियल वैल्यू जो होती है वो 0 सपोज की जाती है, ये एक स्टैंडर्ड है, सही है। तो इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू पुट कर दी, मैंने 0 वैल्यू पुट कर दी। और आपको पता है कि डेल्टा ऑफ 0 क्या होता है, डेल्टा ऑफ 0 के ऊपर ही सिर्फ डेल्टा की वैल्यू आ रही होती है और वो 1 आ रही होती है, तो मैंने डेल्टा ऑफ 0 की जगह 1 वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब इसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 0 खत्म हो गया, c इंटू 1 तो c हो जाएगा। तो y ऑफ 0 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, c आ गई। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट वैल्यू आई है जो कि बता रहा है कि y ऑफ 0 के ऊपर सिग्नल c है। अब नेक्स्ट में n की वैल्यू 1 पुट करके देखती हूँ कि ये वैल्यू मेरी या तो राइज होती चली जाए या कहीं ना कहीं जाके एंड हो जाए। अगर ये कंटिन्यूअस बढ़ती ही चली गई तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो सिस्टम होगा वो अनस्टेबल होगा। अगर ये बढ़ती ही चली गई कंटिन्यूअस और अगर मुझे फील हुआ कहीं पर ये कि एंड हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा कि ये
स्टेबल है। ठीक है, अब मैं पुट कर रही हूँ इस इक्वेशन के अंदर n इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया 1, जहाँ जहाँ n था उस ये बिल्कुल मेन इक्वेशन है जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी सिर्फ डेल्टा ऑफ n पुट करने के बाद। अब मैंने जहाँ जहाँ n था वहां वहां क्या कर दिया है, 1 पुट कर दिया। यहाँ n-1 था, n की जगह 1 पुट कर दिया। यहाँ n था, यहाँ 1 पुट कर दिया। यहाँ n था, यहाँ 1। अब बताएं डेल्टा ऑफ 1 लाया करता है क्या? कौन लाया करेगा मेरा उसका, मुझे इसका जीरो हो डेल्टा ऑफ जाएगा। n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 हो जाएगी। तो ये वाली पूरी टर्म मेरी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। प्लस ये क्या बना, y1 - 1 तो y ऑफ 0 प्लस टू y ऑफ 1। ठीक है, और y ऑफ 0 की वैल्यू मैं ऑलरेडी यहाँ निकाल चुकी। फर्स्ट टर्म सिर्फ 0 कंसीडर थी, अब ये वैल्यू मैं निकाल चुकी, c है। क्या, तो अब मैं इसकी जगह क्या पुट कर दूंगी? c। तो ये क्या हो जाएगा, y की जगह c, और ये y का क्योंकि स्क्वायर है होल स्क्वायर लिया मैं, तो क्या हो गया, y ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई? c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं n की वैल्यू बढ़ाती चली। अब देखिए इसको देख के ये समझ, थोड़ा सा दो वैल्यूज में तो यही अंदाजा हो रहा है ना कि वैल्यू बढ़ती जा रही है ना, ये इसका स्क्वायर होता जा रहा है। ये क्या कर रहा है, हर चीज हर वैल्यू को क्या कर रहा है, आउटपुट को स्क्वायर कर रहा है, मजीद बढ़ाता जा रहा है। तो मजीद कोई चीज बढ़ती जाएगी तो क्या होगा, स्टेबल होगा अनस्टेबल होगा? अनस्टेबल। अनस्टेबल होगा। सही है, अब y ऑफ 2 पर एक वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर बस हम इसको वेरीफाई कर, हम इसको बता देंगे कि ये अनस्टेबल है। y ऑफ 2 इक्वल्स टू y स्क्वायर ऑफ 2 - 1 प्लस c ऑफ डेल्टा 2। ठीक है, ये वाली टर्म आपको समझ आ रही होगी कि 0 हो जाएगी। ये वाली टर्म क्या हो गई, 2 - 1 तो 1 होल स्क्वायर प्लस टू y ऑफ, और ये y ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, c स्क्वायर आ रही है। c स्क्वायर का होल स्क्वायर c4, तो y2 के ऊपर क्या वैल्यू आ गई, c4। अब आप देखें कंटिन्यू वैल्यू बढ़ती जा रही है। y ऑफ 0 के ऊपर c थी, y ऑफ 1 से c स्क्वायर हुआ, y ऑफ t पे c4 हुआ, अब मजीद भी बढ़ती जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये बाउंड नहीं हो रहा। हमने बाउंडेड इनपुट भी पुट करके देख लिया, जब हमने बाउंडेड इनपुट दिया तब भी सिस्टम कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, अनबाउंडेड दे रही है, बढ़ता चला जा रहा है, आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है। हालांकि हमने इनपुट तो बाउंडेड दी है ना, बाउंड हो जाना चाहिए था ना रिजल्टेंट, लेकिन रिजल्टेंट हमारा क्या हो रहा है, बाउंड नहीं हो रहा। इसको हम क्या लिख देंगे, इसको हम लिख देंगे सिस्टम इज अनबाउंडेड। अपना रीडिंग असाइनमेंट लिखें अपने पास, सब लोग नोट करें। ये मैंने अनबाउंड की एक एग्जाम्पल करवाई है, आप लोग इंटरनेट से या बुक से बाउंडेड की एक एग्जाम्पल अपने पास करेंगे। ठीक है, नोट इसके सी करें कैसे सब आया? लोग जी। सी तो बेटा सी मैंने कैसे आया? कांस्टेंट लिया था, मैंने आपको शुरू में ही बताई ये बात कि मैंने सी कांस्टेंट लिया था। देखो सी का मतलब यहाँ पर मैं कुछ ना लगाऊं तो नॉर्मली क्या होता है, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है ना। कुछ भी ना लगाऊं तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, डेल्टा फंक्शन का मैंने बताया था आपको, कुछ भी ना लगाऊं तो डेल्टा फंक्शन क्या होता है, डेल्टा ऑफ एन इस तरह लिखते हैं, इसका एम्पलीट्यूड 1 होता है। अगर मैं सिर्फ 1 लेके चलती रहती ना तो आपको यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चलता, ये 1 का स्क्वायर, 1 का 4, 1 का इस तरह होता रहता। लेकिन यहाँ एम्पलीट्यूड को एक जनरलाइज टर्म से इसलिए डिनोट किया ताकि आपको पता चलेगा ये एम्पलीट्यूड क्या होता जा रहा है, फर्दर मल्टीप्लाई होके बढ़ता जा रहा है। समझ आई नहीं बात? नहीं, ये तो ये इम्पल्स, सी वो तो डेल्टा के फंक्शन के साथ सी है ना। y ऑफ 0 पे सी डेल्टा कैसे के आया? कहाँ पर, y ऑफ 0 में, y ऑफ 0 में तो अभी हमने निकाली थी ना y की वैल्यू, जब n इक्वल्स टू 0 पुट किया इक्वेशन में तो c आया।
चले मैं दिखाती हूँ कैसे आया था। 12 बता रही हूँ। आप पुट करें n इक्वल्स टू 0 जनरलाइज इक्वेशन में। जनरलाइज इक्वेशन ये थी y ऑफ n इक्वल्स टू y ऑफ n माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस c डेल्टा ऑफ n। ये था सबसे पहला, ये था जो मैंने n इक्वल्स टू 0 पुट किया था। आप शायद वो मिस कर, सबसे पहला ये था जो मैंने पुट किया था n इक्वल्स टू। अब इसमें 0 पुट करके देखें, y ऑफ 0 आ गया इक्वल्स टू, फिर मैंने एक बहुत लंबा आपको लेक्चर दिया था कि यहाँ पर इसको पहले तो लिख लेते हैं -1 का होल स्क्वायर प्लस c डेल्टा ऑफ 0। अभी मैंने फिर बहुत लंबा आपको लेक्चर दिया कि मेमोरी वाले फंक्शन जो होते हैं उसमें सबसे स्टार्ट में जो इनिशियल जितनी भी स्टेट्स आती हैं आउटपुट की, उनको 0 कंसिडर करते हैं, वो 0 होती हैं। फीडबैक में जब भी कभी आउट सबसे इनिशियली जब हम स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशंस, तो जो आउटपुट की जो भी टर्म आती है ना, जो भी आउटपुट की टर्म आती है, -1 के साथ आए, -2 के साथ, -8 का, जिसके साथ भी आए, आउटपुट की जो भी टर्म आती है सबसे फर्स्ट कैलकुलेशन में इनिशियल वैल्यू सारी 0 होती हैं। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि सारी वैल्यू 0 होती है इनिशियल। इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे, सही है। प्लस सी ऐसे ही लिखा। डेल्टा ऑफ 0 आपको पता है कि डेल्टा ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 के ऊपर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है ना। सिर्फ 0 पर ही लाया करता है और 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 होती है। तो इसकी जगह मैंने क्या पुट कर दी, 1 पुट कर दी। अब इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगी तो y ऑफ 0 इक्वल्स टू c आ जाएगा। आई समझ बात अब। तो ये एंड तक हम पिछले रिजल्ट को इस्तेमाल करते रहेंगे। हाँ, फिर अब आगे क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है ना आउटपुट पे, आउटपुट भी एज इनपुट बना हुआ है ना, तो बस ये भी डिपेंड करता है। सही है। ठीक है, समझ। अच्छा, हमारा 3 हमारे कंप्लीट हो गए, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, कॉजल वर्सेस नॉन कॉजल, और स्टेबल वर्सेस अनस्टेबल। इसका मैंने आपको मैंने आपको असाइनमेंट एक दिया है, छोटा सा असाइनमेंट खाली, बस जो आपको अभी क्लास खत्म होने के बाद करना है कि इसकी एक बाउंडेड एग्जाम्पल आपको इनपुट से, सॉरी इंटरनेट से या बुक से, जहां से भी आपको मिले, एक बाउंडेड की एग्जाम्पल भी करनी है। 1-2 बाउंडेड की भी एग्जाम्पल आप कर लीजिएगा, वो मैं भी नहीं करा रही। बस इसी तरह होगा, वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह होगा, बस अगर जहाँ रिजल्टेंट 0 हो रहा होगा तो वो शो कर देगा कि ये बाउंडेड है। तो ये एक एग्जाम्पल आप लोगों ने करनी है। एक छोटा सा असाइनमेंट है जो क्लास के बाद आपने करना है, शाम में, रात में, जब भी करें। ठीक है, तो 3 हमारी टाइप्स हो गई। अब हम लोग 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। टॉपिक तो मुझे ये पूरा कवर कराना है आज। 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, आप लोग भी जाएं। 12:30 हो रहे हैं। 12:40 पे हम दोबारा अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। 2 टाइप्स रह गई हैं, थोड़ा सा आप लोगों को भी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। 2 टाइप्स रह गई हैं, वो अभी फिर मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा दूँ। जी, अभी करवाते हैं आप, तो क्लास थोड़ी जल्दी लेकिन खत्म कर दें। नहीं, क्लास जल्दी की बात नहीं ना, 10 लैब इसलिए है ना मिस? अच्छा 5 मिनट लैब भी है लेते ना। हैं। लैब तो आपकी 2:30 बजे है ना, 2:30 बजे है ना लैब। उसके बाद खाना वाना खाना होगा। 10 मिनट का इसीलिए तो दे रही हूँ आप लोगों को टाइम, नहीं दूँ असल में मेरा। अच्छा चले सही, फिर 2 मिनट वेट करें, मैं मोबाइल चार्जिंग पे लगाऊं। मोबाइल ठीक है असल में मैम। मेरा ना बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया है, इस वजह से मैं कह रही थी। चले सही, आप 2 मिनट ले लें, बस मैं 2 मिनट में इसको चार्जिंग पे लगाती हूँ, फिर दोबारा स्टार्ट।
आप लोगों को सही से देख रहा है सर? जी मिस। आवाज भी सही से क्लियर आ रही है? जी मिस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टाइम इनवेरिएंट वर्सेस टाइम वेरिएंट। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ सिस्टम इज कॉल्ड टाइम इनवेरिएंट इट्स इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स डज नॉट चेंज विद टाइम। अच्छा, ये चीज आपको वैसे ही डेफिनेशन से थोड़ा सा पता चल रहा है। टाइम इनवेरिएंट का मतलब क्या है कि टाइम की वजह से इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई डिफरेंस ना आए, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम इनवेरिएंट, यानी टाइम में कोई वेरिएशन नहीं आए, टाइम की वजह से इनपुट आउटपुट में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। वर्सेस टाइम वेरिएंट वो होंगे जिनपे जैसे जैसे टाइम चेंज होगा वैसे वैसे उनकी इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजिंग आ जाएंगी या कोई ना कोई डिफरेंस आ जाएगा। तो ऐसे सिस्टम क्या कहलाएंगे? टाइम वेरिएंट कहलाएंगे। ठीक है, तो अब इनको किस तरह से देखा जा सकता है? एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी है, एग्जाम्पल नंबर 1। अब आप इसमें ये देखें कि थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है देखने में ना, वाई ऑफ एन लिखा है और ये एक एक्स्ट्रा टर्म है, दो इक्वेट आए हैं ना। फिर मैंने आपको शुरू में क्या बताई थी, ये टॉ किसको शो करता है? ट्रांसफॉर्मेशन को शो करता है। यानी सिर्फ ये बता रहा है, ये वाला इतना पार्ट सिर्फ ये बता रहा है कि वाई ऑफ एन किस तरह ऑब्टेन होगा जब एक्स ऑफ एन पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होगी सिस्टम में, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा? वाई ऑफ एन। असल में इनपुट क्या थी? ये इनपुट सिग्नल की इक्वेशन क्या है? वो ये है। ठीक है, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है ना वो क्या शो कर रहा है? वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि ये इनपुट पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होके रिजल्टेंट वाई ऑफ एन जनरेट हुआ। असल में हमारे पास क्या है क्वेश्चन? वाई ऑफ एन इक्वल्स टू, मैंने शो इसलिए कर दिया ताकि पेपर में ना नॉर्मली इस तरह से दिया जाता है, फिर वो ये होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि ये क्या टर्म है, इसका क्या करना है हमें बीच में। इसलिए मैंने लिखकर दिखा दिया कि इसका कोई काम नहीं है, सिर्फ ये शो कर रहा है, बस डॉज देने के लिए, शो करने के लिए लिखा है ये बस। असल में हमारे पास क्वेश्चन ये है, वाई ऑफ एन इक्वल्स टू एक्स ऑफ एन माइनस एक्स ऑफ एन माइनस वन। अब इसको हमें क्या करना है कि इस पे हमें कोई क्राइटेरिया लगाकर चेक करना है कि ये टाइम इनवेरिएंट है या टाइम वेरिएंट है। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन एक बनाते हैं, राइट हैंड साइड इक्वेशन बना के दोनों को इक्वेट कराते हैं ना, हमें वो प्रोसीजर करना है कि इस पे हम जो भी इक्वेशन होगी उसमें टाइम डिले ऐड कराएंगे, और टाइम डिले ऐड कराने के बाद हम चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो उसका प्रोसीजर क्या है? उसका प्रोसीजर ये है कि दो तरीके से हम टाइम इसमें डिले इंट्रोड्यूस कराएंगे और दोनों को इक्वेट कराएंगे। फर्स्ट में हम क्या कराएंगे? फर्स्ट में हम ये कराएंगे कि सिर्फ डिले कराएंगे बाय के यूनिट डिले। और से देखिएगा थोड़ा सा ना मुश्किल है ये, इनपुट बाय के यूनिट्स। इनपुट बाय के यूनिट का मतलब क्या है कि जहां जहां एन है ना वहां पर हम सिर्फ के यूनिट का डिले लेकर आएंगे। डिले का मतलब क्या होता है? डिले में कौन सा साइन लगता है? माइनस का या प्लस का? कौन बताएगा? माइनस। माइनस का साइन लगता है।
तो जहां जहां n है वहां वहां हम क्या करेंगे, माइनस करा देंगे k, ठीक है। n में क्या करा देंगे, माइनस k करा देंगे, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन बन गई 1। सेकंड हम क्या करेंगे, सेकंड हम ये कराएंगे कि पूरा जो इनपुट है पूरे को रिप्लेस करा देंगे विद n माइनस के। इसका मतलब ये है कि हमने डिले इंट्रोड्यूस किया है टाइम में। इन होल टाइम कर देते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, सिर्फ एक यूनिट डिले करा कर देखा। कुछ भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, जैसे अगर मैं न्यूमेरिक टर्म में करूं तो मैंने 2 यूनिट डिले करा कर देखा कि मेरे सिस्टम में कोई चेंजिंग आ रही है कि नहीं आ रही। एक इक्वेशन हमने ऐसे बना दी कि सिर्फ कुछ ना कुछ यूनिट मैंने डिले करा कर देखा कि इक्वेशन क्या बन रही है। और दूसरी सेकंड हैंड पे क्या किया, मैंने ये किया कि पूरा टाइम जितना भी होल टाइम गिवन था ना, उस पूरे को डिले कराया और डिले करा कर देखा कि सिस्टम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं। अगर ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक आपस में कंपेयर कराने पे मैच कर जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी भी तरह डिले लेकर आए सिस्टम में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर ये दोनों कंपेयर कराने पे मैच नहीं करेंगी तो इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। सही है। तो फर्स्ट वाला हमने क्या कराया है कि डिले कराया, सिर्फ माइनस के इंट्रोड्यूस कराया, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइनस के इंट्रोड्यूस कराया। जहां जहां एन आ रहा था वहां वहां सिर्फ और सिर्फ क्या किया, मैंने माइनस के लिख दिया। अब दूसरे वाले के अंदर मैंने सिर्फ अभी खाली थ्योरेटिकल लाइन लिखी, नीचे कराकर नहीं दिखाया। वो इस तरह से कराएंगे एन कॉमा के, वाई में इसी तरह लिखेंगे एन कॉमा के लिखेंगे। सही है, यानी के यूनिट्स का डिले आ रहा है। अब रिप्लेस करा देंगे, जहां जहां एन है वहां वहां क्या रिप्लेस करा देंगे, पूरा एन माइनस के। यहाँ n है क्वेश्चन के अंदर, y ऑफ x ऑफ n है, तो x ऑफ n माइनस के माइनस x ऑफ n माइनस के माइनस 1। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब कंपेयर कराएंगे हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को। मिस ये 2 दोबारा बता दें। 2 दोबारा बता दो। देखो फर्स्ट वन में तो हमने ये किया था, डिले किया आया था सिर्फ के यूनिट्स का, यानी माइनस के सिर्फ ऐड कर दिया, जहां जहां एन आ रहा था ना वहां एन के बाद सिर्फ माइनस के ऐड कर दिया था फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में क्या किया कि हमने होल टाइम, जितना भी टाइम है ना पूरे टाइम में डिले कराया। इसमें तो सिर्फ एक यूनिट का डिले हम करा रहे थे ना, एक यूनिट, कुछ भी यूनिट की वैल्यू वो डिले करा रहे थे। लेकिन अब हमने क्या किया, होल टाइम जितना भी एन है ना उस पूरे एन पीरियड को डिले करा दिया बाय एन माइनस के, यानी एक हमने पूरा टाइम डिले इसके अंदर इंट्रोड्यूस कराया। तो अब न्यूमेरिकली हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इस तरह सॉल्व करेंगे कि जहां जहां एन आ रहा था ना, जहां जहां इन जो क्वेश्चन है वहां पे जहां जहां एन आ रहा है ना उस पूरे एन की जगह एन माइनस के पुट कर देंगे। ठीक है, पूछो बेटा क्या सवाल है। इक्वेशन में कोई फर्क तो नहीं है, फिर बात तो एक ही है, दोनों में एक ही बात अभी कर लग रहे रहा है, ये अभी लग रहा है तुम्हें, अभी लग रहा है मैं अभी दूसरा क्वेश्चन कराऊंगी तो मैं नजर आ जाएगा फर्क। सही है, ये अभी लग रहा है क्योंकि इस वाले के अंदर कोई डिफरेंस नहीं आना इसलिए लग रहा है। थोड़ी देर के बाद देखोगे तुम, तुम्हें डिफरेंस नजर आ जाएगा। सही है, सब्र करो बस जरा सा। 1 एंड 2 को दोनों को कंपेयर कराएंगे तो देखें दोनों इक्वेशंस के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है आ रहा, दोनों मैच कर रही हैं। यानी एक डिले का यूनिट में इंट्रोड्यूस कराऊं तब भी और होल टाइम के अंदर डिले कराऊं तब भी सिस्टम में कोई चेंजिंग नहीं आ रही। जब कोई चेंजिंग नहीं आ रही, I1 इक्वल्स टू I2 है, सॉरी 1 इक्वल्स टू 2 है, दैट मीन्स के सिस्टम क्या है हमारा, टाइम इनवेरिएंट, यानी ये टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। सही है, ये क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा। अब मेरे नोट्स के अंदर और एक और एग्जांपल दी हुई है जो टाइम इनवेरिएंट है, वो आप लोग को देख लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ आ जाएगी वो। अब मैं टाइम वेरिएंट की एक करवा देती हूँ ताकि जल्दी हमारी क्लास खत्म हो जाए।
आसान है ना, इसमें तो कोई इतना मसला नहीं है ना, बस खाली 2 करना है। फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ माइनस के इंट्रोड्यूस बनाना है, जहां जहां है ना उसके बाद माइनस के आप पुट कर देंगे। और सेकंड इक्वेशन बनाने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे n की जगह होल n माइनस के पुट कर देंगे। ठीक है, अब दूसरी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अच्छा बेटा, एक अनाउंसमेंट थी, आप लोगों का क्विज है नेक्स्ट वीक में, किसी भी दिन स्केड्यूल हो जाएगा, मैं बता दूंगी जैसे कि आपको क्विज बनाऊंगी। वैसे आप लोग प्रिपेयर रहें, आप लोगों ने असाइनमेंट वैसे किया है तो आप लोगों की प्रिपरेशन होगी। तो क्विज उन्हीं टॉपिक्स में से आएगा जिसमें से असाइनमेंट था। ये हमारी मीटिंग हुई है आज, तो आज उन्होंने मुझे कहा है कि आप लाजमी आपको मिड टर्म से पहले लेना है। तो अच्छा है, आप लोगों की मिड टर्म की भी प्रिपरेशन हो जाएगी। वो सारे टॉपिक्स जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं, जिनका असाइनमेंट भी आप कर चुके हैं, आपको वही टॉपिक में से क्विज आपको असाइन हो जाएगा, फिर आपको क्विज करना होगा। सही है, डेट और डे में अभी आपको इंशाल्लाह ताला आज फाइनलाइज करके बता दूँ। चलें, अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमें ये चेक करना है कि ये टाइम इनवेरिएंट है, ये टाइम वेरिएंट है। तो चलें हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। y ऑफ n इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, सबसे फर्स्ट वन इक्वेशन बनाने के लिए हमने क्या करना है, पुट नहीं, हमने क्या करना था, डिले बाय k यूनिट्स, यानी सिर्फ मुझे क्या पुट करना होगा, माइनस के पुट करना होगा। तो माइनस के किस तरह से पुट कर सकते हैं कि इक्वेशन ली मैंने, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इस तरह लिखना है n कॉमा के। ये पूरा प्रोसीजर देख लीजिएगा किस तरह लिखना है, क्योंकि इसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। n माइनस के, इसमें हमेशा हम n माइनस के लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, इक्वल्स टू x ऑफ माइनस n, ऐसे ही रहेगा जो लिखा हुआ है पहले से, माइनस n इसी तरह रहेगा। और सिर्फ यहाँ पर हमें क्या ऐड करा देना है, माइनस के ऐड कराना है। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सही है, उसके बाद सेकंड वन है। सेकंड वन के अंदर हमें क्या करना है, डिले होल टाइम बाय n माइनस के। ठीक है, अगले वाले के अंदर हमें क्या करना है, n की जगह पूरा का पूरा पुट करना है, हमें n माइनस के रिप्लेस कराना है। तो ये कर लेते हैं, y ऑफ लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह लिखेंगे, n कॉमा के, नहीं सॉरी, इस वाले के अंदर n माइनस के लिखते हैं, इस वाले के अंदर n कॉमा के लिखते हैं, इस वाले में n माइनस के लिखते हैं। सही, क्योंकि मैं पूरा रिप्लेस करा रही हूँ n की जगह n माइनस के, इक्वल्स टू x ऑफ, अब देखिए माइनस बाहर रहा, मुझे n की जगह रिप्लेस कराना है n माइनस के। तो n की जगह जब मैंने n माइनस के रिप्लेस कराया तो आप देखें साइन चेंज हो गए, माइनस n प्लस के। अब देखिए ये वो नहीं रहा ना, 1 और 2 दोनों डिफरेंट। इन्होंने अभी सवाल किया था मुझसे, नजम ने सवाल किया था। यस जी मिस, ठीक है। समझ आई बात, 1 and 2 आर नॉट इक्वल। अब जब दोनों नहीं इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, टाइम के साथ साथ ये चेंज हो जाएगा। टाइम वेरिएंट है, सॉरी टाइम वेरिएंट, टाइम वेरिएंट है, ये टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है। सही है, अब इसमें किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज यू कैन आस्क। एक और एग्जांपल टाइम इनवेरिएंट की करा देती हूँ, उसके बाद लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर लास्ट बस अपना हम देख लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये वाली समझ आ गई है ना सबके एग्जाम्पल, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें।
बेटा एक दो और रिप्लाई कर देना प्लीज, ताकि मुझे थोड़ी सी सेटिस्फाई हो जाऊं कि हाँ समझ आ रहा है। बेटा हो गए, लेकिन मैं क्या करूं, बस 10 मिनट रुक जाए, 10 मिनट में इंशाल्लाह टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। मैम बस 10 मिनट्स और। लीनियर इसकी जी एग्जांपल दे दें, असाइनमेंट के लिए, होम असाइनमेंट के लिए दे दें, आप लीनियर और नॉन लीनियर ही करवा दें एग्जांपल। चलिए ठीक है, सही है, एज यू विश। जो इसकी एग्जांपल्स हैं ये सारे मैंने आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए हैं उसमें हुई हुई है सॉल्व, आप उनको देख लीजिएगा। ठीक ठीक है है, मैम। चलिए लास्ट हम देख लेते हैं लीनियर वर्सेस नॉन लीनियर। माइक म्यूट कर लें सब लोग अपने, माइक प्लीज म्यूट कर लें। मैम मंडे में होगा जी कोई सॉरी, कमिंग जी वीक जी में जी कोई जी जी अभी कमिंग वीक में मंडे से जो क्लासेस है ना, इससे बीच में किसी टाइम में मैं स्केड्यूल कर दूंगी। आप ठीक है। लोग मुझे बताएं, अगर आप लोग शाम के टाइमिंग में चाहते हैं तो मैं शाम के टाइमिंग में 7-8 बजे इस तरह कुछ स्केड्यूल कर दूंगी, ताकि आप लोग करें। वो तो मैं फाइल अपलोड करूंगी, आप लोगों को सॉल्व करके पेपर की तरह बस अपलोड कर देनी होगी अपनी फाइल, तो वो क्लासेस से हट के किसी बीच के टाइम में रख दीजिए। मैम रात में मतलब 5-6 बजे या ऐसी टाइम है ना? रखिएगा। आप सही है लोगों की क्लासेस के बाद ही स्केड्यूल करूंगी, ताकि आप लोग शाम में कर सकें आराम से, इजी होके। सही है मैम। ठीक है, ठीक है। क्लासेस के टाइम मिस में एक बात स्केड्यूल बता, करूंगी। पूछें। मिस ये जो अब जैसे यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं तो ये मिड टर्म हमारे ऑनलाइन ही होंगे या यूनिवर्सिटी में भी हो सकते हैं? बेटा अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, आप लोगों के पेपर सबमिशन चल रही है। जी मैम, वो असल में वो मंडे को पता चलेगा क्या होगा। नहीं 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 नहीं, आप लोगों के ऑनलाइन हो रहे हैं, ऑनलाइन हो रहे हैं। मिड टर्म आप लोगों के ऑनलाइन हो रहा है, उसके बाद मे बी क्लासेस हो जाए, लेकिन मिड टर्म आप लोगों के ऑनलाइन हो रहे हैं, मैं आप लोगों को श्योरली बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि पेपर ठीक है सबमिशन मैम। चल रही है आप लोगों को। हम लोगों को संडे मंडे को 7 बजे से पहले पहले रखो, 4 से 7 के दरमियान। मैम 5 बजे ऐसे सही है, मतलब ये सही कह रहा है। ठीक है ठीक है, मैंने नोट कर लिया आपकी रिक्वेस्ट, मैं इंशाल्लाह ताला देख लूंगी। ठीक है, एक दफा और आप लोगों से कंफर्म कर लूंगी मैसेज पे, देख लेंगे। ठीक है, अच्छा चलें, नॉन लीनियर लास्ट हमारी टाइप है नॉन लीनियर, ये देख लेते हैं। बस ये भी थोड़ा सा बिट कॉम्प्लिकेटेड है, जरा गौर से सुनिएगा, बस एक दफा समझ आ जाए तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या होता है कि मैं आपको डेफिनेशन सुनाती हूँ। अ लीनियर सिस्टम इज वन हु सेटिस्फाई सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये होमोएडिटिविटी को सेटिस्फाई करता है, यानी इसमें अगर हम कोई टर्म मल्टीप्लाई कराएं और प्लस करें, आपने वो पढ़ा होगा ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ, याद है किसी को? इस तरह का लॉ पढ़ा है, याद है ना? इस तरह लॉ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। अब इसको मैं चाहे इस तरह लिखूं या इस तरह लिखूं, बात एक ही होनी चाहिए, जी मिस। है ना? पढ़ा जी है ना? मिस। ये इस वाले लॉ को सेटिस्फाई करता है, इस वाले प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है कि हम अगर अलग से मल्टीप्लिकेशन कराएं, या अगर हम ब्रैकेट के बाहर करके मल्टीप्लिकेशन कराएं, दोनों का रिजल्टेंट मेरे पास क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। सही, ये इस वाले प्रिंसिपल को, ठीक है, इस वाले प्रिंसिपल को ये ओके करता है। अब हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट, आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा सा जनरल बता रही हूँ। हम ये करेंगे कि इसके इस टर्म को डिवाइड करेंगे दो पार्ट्स में, एक ए कांस्टेंट के साथ, एक बी कांस्टेंट के साथ। एक इस तरह से हम करेंगे, एक इक्वेशन इस तरह बनाएंगे, और दूसरी इक्वेशन इस तरह बनाएंगे कि इस पूरे को ए के साथ अलग कराएंगे, पूरे को बी के साथ अलग कराएंगे। यानी समझ लें यही वाली सिचुएशन की हम A1 प्लस A2 लिखेंगे बी के साथ, या फिर हम इस तरह कराएंगे A1B प्लस A2B।
एक इक्वेशन हम इसके थ्रू बनाएंगे और एक इक्वेशन हम इसके थ्रू बनाएंगे, और फिर दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करा के देखेंगे कि रिजल्टेंट हमारा सेम आ रहा है। अच्छा देखें, सॉरी मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब किया आप लोगों को। अच्छा, तो हमें क्या करना है कि इंडिविजुअली a1 प्लस बी इस तरह ब्रैकेट में करके एक इक्वेशन बनाएंगे, और एक इक्वेशन हम क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल करके बनाएंगे और दोनों को कंपेयर करा के देखेंगे कि दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब जब हम इसको ओपन कर देंगे तो भी तो दोनों सेम हो गए ना, ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम हो गए ना। इस तरह हम दोनों को कंपेयर करा के देखेंगे कि सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिस तरह अभी टाइम इनवेरिएंट वेरिएंट कराया। ठीक है, तो जनरलाइज हमें इस तरह से करना है। अब क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से देख लें कि किस तरह से करना है। y ऑफ n इक्वल्स टू n x ऑफ n। सही है। अब फर्स्ट इक्वेशन बनाने के लिए आप पूरा प्रोसीजर देखिएगा कि लिखना किस तरीके से। ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल बनाएंगे a1, ये हमें कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना है इसमें, n नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n। ये जनरलाइज है, ठीक है, ये जनरलाइज टर्म है। इक्वेट करा के अब ये हम अपने क्वेश्चन के अंदर पुट कर रहे हैं। यहाँ नीचे ही लिख रही हूँ, जगह थोड़ी कम है। इस क्वेश्चन के अंदर देखिए n लिखा है, पहले n ऐसे ही लिखेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये चीज जो पुट करनी होगी वो हमें x ऑफ n की जगह पुट करनी होगी, n कांस्टेंट इन सब की जगह पुट नहीं करनी होगी। सिर्फ और सिर्फ ये चीज कहाँ पुट करनी होगी, x ऑफ n में पुट करनी होगी। अब इस x ऑफ n की जगह मैं इसको इस फॉर्म में लिखूंगी, a1 ये x ऑफ n था तो x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n। ठीक है, अब इसको मैंने n के साथ मल्टीप्लाई करा के ओपन कर दिया, n a1 x1 ऑफ n प्लस n a2 x2 ऑफ n, और इसको दे दी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, यानी मेरा समझ लें आप ये वाला साइड पूरा हो गया। मिस मैंने जो क्वेश्चन था जी, मिस जो आपने इक्वेशन लिए a1 x1 n, ये कहाँ से आई है? ये जनरलाइज है, ये जनरलाइज है। सही है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैंने आपको ये बात बताई ना कि ये वाली चीज आपकी समझ आ रही है, ये वाला लॉ आपकी समझ आ रहा है कि अगर कोई चीज हम ब्रैकेट में रख के किसी चीज से मल्टीप्लाई कराएं और इंडिविजुअल कराएं मल्टीप्लिकेशन, तो उसका दोनों का रिजल्टेंट सेम होता है जब हम उसको ओपन करते हैं। ये बात तो समझ आ रही है ना? यस मिस। सही है। अब हमने क्या किया कि ये जनरलाइज है कि जो भी हमें इक्वेशन गिवन होगी ना, उसको हम दो पार्ट्स में इस तरह ब्रेक करेंगे कि एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कराएंगे उस क्वेश्चन उसके साथ 1 के साथ x1, जो भी होगा x1 है तो x1 और a2 x2 ऑफ n। तो ये जनरलाइज है, ये पूरा हम पुट करेंगे किसकी जगह, x ऑफ n की जगह। क्वेश्चन के अंदर जहां पर भी x ऑफ n आ रहा होगा ना, उस x ऑफ n को हम इस तरह से पुट करेंगे। अगर ये x ऑफ n -1 होता ना फॉर एग्जाम्पल, तो ये मैं x ऑफ -1 ही रहने देती हर जगह, बस सिर्फ लेकिन लिखती इस फॉर्मेट पे। सही है, एक सवाल वाला मुश्तरक का भी कर लेंगे जिसमें इस फॉर्मेट पे, डिफरेंट फॉर्मेट पे हो रहा तो आपको ज्यादा सही से समझ आएगा। अभी फिलहाल इसको देख लें कि ये x ऑफ n था, तो ये जनरलाइज फॉर्मेट है। हमने x ऑफ n की जगह पूरा ये इस तरह से डाटा लिखना है कि a1 x1 ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n। सही है, और इसको n बाहर था, n वैसे ही बाहर रहा, उसको मैंने ओपन कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 बन गई। ठीक है, अब इक्वेशन 2 के लिए मुझे क्या करना है, अब इंडिविजुअल इसको, अब ये वाला टास्क करना है मुझे, यानी इसको इंडिविजुअल a1 x1 ऑफ n फिर a2 x2 ऑफ n अलग अलग पुट करना है। ये पार्ट 1 है, समझ लें।
अब मैं 2 कर रही हूँ फॉर 2 A1। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बस, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, करना तो है। इसमें हमेशा बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब इस फॉर्म में लिखना है हमें, पहला वाला इस फॉर्म में लिखना था, सेकंड वाला इस फॉर्म में लिखना है कि A1 जो भी क्वेश्चन है उसको पूरा y ऑफ 1n और y ऑफ 2n, y1 ऑफ n अगर मैं देखूं तो y1 ऑफ n क्या बनेगा मेरे पास, y1 ऑफ n क्या बनेगा मेरे पास, अगर मैं y1 ऑफ n बनाऊं तो n इसी तरह रहेगा x1 ऑफ n, और इसी तरह अगर मैं y2 ऑफ n बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा y2 ऑफ n n x2 ऑफ n। सही, ये दोनों बन गए y1 ऑफ n और y2 ऑफ n। अब ये जो जनरलाइज इक्वेशन दी हुई है ना, जिस तरह मैंने ये वाली जनरलाइज इक्वेशन में पुट कर दिया था, इस तरह सेकंड वाले के लिए ये जनरलाइज इक्वेशन है। इस जनरलाइज इक्वेशन में पुट कर दूं मैं A1 y1 ऑफ n की मैंने इक्वेशन बना ली, क्या बनी n x1 ऑफ n प्लस A2 ऐसे ही लिखा, और y2 ऑफ n के लिए मैंने ये इक्वेशन बनाई है n x2 ऑफ n। ये मैंने क्वेश्चन देख के बनाई है ना इक्वेशन n x2 ऑफ n। ये मेरी बन गई इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये जो इक्वेशन नंबर 1 मेरी बनी थी ये, और इक्वेशन 2 जो बनी है, दोनों को कंपेयर कराना है कि दोनों का रिजल्टेंट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्योंकि ये सिस्टम लीनियर था, तो इस वक्त दोनों इक्वेशन क्या आ रही है, सेम आ रही है, n A1 x1 ऑफ n n A2 x2 ऑफ n, और ये भी A1 n x1 ऑफ n A2 n x2 ऑफ n। तो हमारा 1 इक्वेशन इक्वल्स टू 2 इक्वेशन है, तो सिस्टम हमारा क्या है, लीनियर है। ये आप लोगों को ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा, ये थोड़ा सा है ही कॉम्प्लिकेटेड। मैं बता रही हूँ, हर साल में काफी साल से पढ़ा रही हूँ, हर ईयर बच्चों को लीनियर नॉन लीनियर के अंदर काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। क्लास होती है तो खैर वो बहुत लॉन्ग हो जाती है क्लास। अभी देख लें आप, जी पूछें। में जो हुआ इक्वेशन 1 से ही हुआ है, क्योंकि हमने yn भी इक्वल टू n xn था, तो n xn को जो मैंने सॉल्व करा उसके इक्वल टू yn ही था, तो मैंने दूसरी तरफ जो सॉल्व करा वो yn को ही सॉल्व करा है। तो मैम इक्वेशन तो एक ही बन। अभी आपको ऐसा लग रहा है ना, मैं दोबारा वही बात कहूंगी, 2 मिनट वेट करें और नेक्स्ट वाला देखें तो आपको ज्यादा सही से समझ आ जाएगा। ठीक है, वही बात दोबारा रिपीट करूंगी मैं कि 5 मिनट रुके, दूसरी एग्जाम्पल कराती हूँ नॉन लीनियर वाली, उसमें आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर क्या पुट हो रहा है। सही है, चलिए दूसरी एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, एक नॉन लीनियर की एग्जाम्पल कर लेते हैं, आपको मजीद क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। जो इसकी स्टैंडर्ड 2 इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 1 और 2 बनाने की, वो आपको याद रखनी है कि वो किस तरह से बनेगी। ये क्वेश्चन ये है। अच्छा, फर्स्ट वाले के लिए हमें 1 के लिए इक्वेशन क्या है हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल है A1 x1 ऑफ n प्लस A2 x2 ऑफ n। ये हमारे जनरल इक्वेशन है, ठीक है। और अब इस जनरल इक्वेशन को हमें इस अपने क्वेश्चन के लिहाज से इसको ट्रांसफॉर्म करना है। तो क्या ट्रांसफॉर्म करेंगे, मैंने कहा था x1 अगर यहाँ n स्क्वायर है तो ये n स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बस सिर्फ चेंज इस शेप में आ जाएगी। तो रिजल्टेंट क्या आ गया मेरे पास, इक्वल्स टू A1 x1 n स्क्वायर, सही है, प्लस A2 x2 n स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन मेरी बन गई 1, इसमें कोई मसला नहीं। अब सेकंड वाले के लिए जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो क्या है, A1 y1 ऑफ n प्लस A2 y2 ऑफ n। यही है इक्वेशन। इसको जनरलाइज करते हैं, पहले y1 ऑफ n हम निकालते हैं। y1 ऑफ n क्या निकलेगा, y1 ऑफ n निकलेगा x1 ऑफ n स्क्वायर, सही है, और y2 ऑफ n क्या बनेगा, x2 ऑफ
n स्क्वायर। तो जब अब मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ अपना डाटा, तो मेरे पास क्या डाटा आएगा, a1 y1, तो y1 की जगह मैं x1 n स्क्वायर पुट कर दूं प्लस नहीं सॉरी एक मिनट, थोड़ी सी गलती हो गई। हाँ सही है ठीक है ठीक है, मैंने गलती से ना लीनियर की इक्वेशन उठा ली है। हाँ बस सही है, ये वाला ठीक है, a2 x2 n स्क्वायर। तो यहाँ पर भी दोनों इक्वेशन क्या है हमारी सेम आ रही है, दोनों इक्वेशन सेम आ रही है, तो ये भी लीनियर है। मैंने गलती से ना लीनियर की एग्जाम्पल ले ली, अब मैं नॉन लीनियर की इसके बाद लेती हूँ। सही है, तो ये भी क्या है, लीनियर है। अब थर्ड वन हम देखते हैं नॉन लीनियर का। बस लास्ट एग्जांपल करा रही हूँ बेटा, लास्ट एग्जांपल देखने नॉन स्लाइड जा लीनियर रही है, की। स्लाइड मैंने जा रही गलती से ना मैंने ना लास्ट ये सोचा था, लेकिन गलती में ना मैंने लीनियर की एग्जांपल ले ली। अब देख लें बस ये वाला, सॉरी बस ये लास्ट देख लें आप। सेम इक्वेशन, खाली देखिए पहले n के ऊपर स्क्वायर लगा था, अब x के ऊपर स्क्वायर लगा। सही है, फॉर वन ये है हमारे पास स्टैंडर्ड। सही है, और मैंने आपसे क्या अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि हम x ऑफ n की जगह ये पूरा ब्रैकेट क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। ये कही थी मैंने बात आपसे थोड़ी देर पहले कि हम क्या करेंगे, इसमें x ऑफ n की जगह ये पूरा ब्रैकेट रिप्लेस करेंगे। तो अब अगर मैं इसको x ऑफ n की जगह पूरा ब्रैकेट रिप्लेस करूं तो क्या होना चाहिए, मेरे पास क्या है क्वेश्चन में, x स्क्वायर ऑफ n a1 x1 n। अच्छा, जो रिजल्टेंट आ रहा है मेरे पास वो इस तरह से आ रहा है, a1 x ऑफ n प्लस a2 x2 ऑफ n। और क्योंकि ये x का पूरा होल स्क्वायर था, तो इस पूरे के ऊपर मेरे पास होल स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है कि फर्स्ट वाले पार्ट में हमें x ऑफ n की जगह, जो भी क्वेश्चन में x ऑफ n होगा उसकी जगह ये पूरा ब्रैकेट रिप्लेस करना है, और 2 के अंदर इंडिविजुअल करना है। अब ये बन गई मेरे पास, स्क्वायर कर दिया ना, तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इसको चाहे आप ओपन कर लें, ठीक है, और इक्वेशन नंबर 2 के अंदर क्या होगा, उसके अंदर उसी तरह होगा कि a1 y1 ऑफ n प्लस a2 y2 ऑफ n। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट कर रही हूँ अभी a1, अब मुझे रिप्लेस नहीं करना है, अब मुझे पूरे इंडिविजुअल को ही करना है उठा के, 1 प्लस a2 x2 ऑफ n। आप देखें, आप दोनों इक्वेशन चेंज हो गई, इसमें पूरा होल पे स्क्वायर है और इसमें इंडिविजुअल दोनों टर्म पे स्क्वायर है। 1 is not equals to 2, that's why system is non-linear। जब आप पूछ रहे थे क्वेश्चन, अब आपके समझ आ रही है बात? मैम फिर से बता दी गई लास्ट वाला। बेटा हमने क्या करना है कि इसमें क्या करना है, हमने ना पूरा पुट करना है x ऑफ n की जगह ये पूरा ब्रैकेट। इक्वेशन नंबर जो 1 जो बनाएंगे ना, तो उसमें x ऑफ n जहां जहां आ रहा है उस जगह ये पूरा ब्रैकेट, आपको पूरा ब्रैकेट पुट करना है, यानी x1 x2 पूरा ब्रैकेट पुट करना है। और जो इक्वेशन 2 बनाएंगे ना, उसमें इंडिविजुअली वैल्यू पुट करनी है। तो y1 ऑफ n, अगर मैं इसके लिए y1 ऑफ n कहूँ तो y1 ऑफ n क्या बनेगा, y1 ऑफ n इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, और y2 ऑफ n क्या बनेगा, x2 स्क्वायर ऑफ n। तो मैंने यहाँ पर इंडिविजुअल जब दोनों पुट कर दिए, तो अब देखें, अब इक्वेशन देखें चेंज हो गई ना, यहाँ पर होल पे स्क्वायर था, यहाँ पे इंडिविजुअल दोनों पे स्क्वायर है, तो दोनों इक्वेशन अलग हो गई ना। जब अलग हो गई तो ये क्या हो गया, सिस्टम नॉन लीनियर हो गया। ठीक है, इसकी 2-3 एग्जांपल्स और दी हुई है, जो मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उसमें एग्जांपल्स हुई हुई है, सॉल्व्ड है। आप लोग सॉल्व्ड एग्जांपल देखेंगे तो आई होप आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को बाकी एग्जांपल जो मैं नहीं करवा पाई हूँ क्लास में, वो आप लोग देख लीजिएगा। बाकी टॉपिक हमारा ये पूरा कवर हो गया है, तो क्विज के लिए रेडी रहिएगा। ये वाला टॉपिक भी मैं क्विज में इंक्लूड करूंगी।
तो ये सिस्टम्स का भी टॉपिक इंक्लूड करूंगी। तो जितने टॉपिक अभी हमारे कवर हो चुके हैं वो सब, और ये वाला टॉपिक भी मैं क्विज में कवर करूंगी इंशाल्लाह ताला। आपका नेक्स्ट वीक में किसी भी दिन में आपके 5 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका स्केड्यूल कर दूंगी, फिर आप लोगों को मैं बता भी दूंगी ग्रुप पे, ठीक है। चलिए, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना हम अपनी क्लास एंड करते हैं। 2 मिनट रुकिएगा, अटेंडेंस ले लूँ मैं जरा। और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं, मैं भी ऑनलाइन। सबके समझ आ गया? बहुत अच्छे से लगता है आज तो। मिस जी, मिस ये जो आपने रिप्लेस करवाया है, ये हर सवाल में रिप्लेस होगा या फिर ये इसी में होल स्क्वायर वाले में नहीं होगा? नहीं नहीं, ये हर सवाल में रिप्लेस होगा, सवाल में रिप्लेस होगा। सॉल्व करने का मेथड ही, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, मेथड ही यही है। रिप्लेस हर सवाल में होगा। अब आगे एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, बिल्कुल आप देखेंगे उसमें भी रिप्लेस हो रहा है। मतलब जो खाली x1 ऑफ n था ना, उसमें इतना पता नहीं चल रहा था कि हमने रिप्लेस कराया। हालांकि मैंने शुरू में ये बात कही थी, लेकिन आप लोगों ने शायद गौर से नहीं सुनी, और यह पता नहीं चल रहा था क्योंकि वो क्वेश्चन इस तरह के थे कि उसमें डिफरेंस नहीं पता चल रहा था कि हम ये रिप्लेस करा रहे हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल आगे और है, आप वो करेंगे ना, देखिएगा उस नजर आ रहा है कि हाँ रिप्लेस हुआ है। तो ये ए पार्ट में रिप्लेस कराएंगे और बी पार्ट के अंदर इंडिविजुअल होगा। सही है। अटेंडेंस मैंने ले लिया। अब अगर कोई सवाल नहीं है तो हम क्लास अपनी एंड करें। मैम एक क्वेश्चन था कुछ है? मैम, टाइम वेरिएंट वर्सेस इनवेरिएंट का जो आपने क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर बी अगर आपके पास शो है तो आप देखें, उसके अंदर जो एग्जाम्पल नंबर बी है उसमें हमने जो पहला वाला जो है फर्स्ट भी ओनली डिले इनपुट, उसमें हमने एन में से माइनस के क्यों नहीं किया है? एन में से माइनस के नहीं है, माइनस के बी कह रहे हैं आप? हाँ, बी वाले के अंदर क्या करना है? उसमें हम हमारे पास दिया हुआ है ना क्वेश्चन एन एक्स ऑफ एन, उसके अंदर सबसे पहले हमें डिले इनपुट लगाना है। तो डिले इनपुट के अंदर तो हम माइनस के करते हैं, तो उसमें आप देखिए सॉल्यूशन में तो एन ऑफ एक्स एन माइनस के दिया हुआ है, जिसमें पहला एन है उसके साथ। मैं समझ गई आपका सवाल, मैं समझ गई, मैं बताती हूँ इसका आंसर। देखिए, इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है ना, उसमें हमें जो टाइम है, टाइम में डिले कराना है एक इनपुट, जो भी इनपुट हो के वैल्यू कराई। फर्स्ट वाले में, बाहर वाले में इसलिए नहीं कराया है कि बाहर वाला जो एन है ना, वो एज अ मल्टीप्लायर यूज हो रहा है यहाँ पर, ये टाइम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। फिलहाल हमें जब डिले कराना है तो हमें सिर्फ ब्रैकेट वाली टर्म के अंदर जहां एन आ रहा है ना, सिर्फ उसमें कराना है फॉर 1, यानी फॉर लेफ्ट हैंड साइड जो आप बना रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको क्या कराना है कि सिर्फ माइनस के का यूनिट उन टर्म में कराना है जो ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, इन पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। सही है। और जो सेकंड वाला है, जो राइट हैंड साइड की जो इक्वेशन बनेगी, उसके लिए हमें ये कराना है कि हमें होल टाइम में, क्योंकि n माइनस के रिप्लेस करना है, तो अब जहां पे भी n की टर्म आएगी वहां n माइनस के आएगा। सही है। फर्स्ट वाले के अंदर सिर्फ जो n सिस्टम में इनपुट जा रही है, सिर्फ इनपुट में डिले कराया। इनपुट तो x ऑफ n जा रही थी ना, तो x ऑफ n में x ऑफ n माइनस के करा दिया। जो बाहर वाला यूनिट n था ना, वो मल्टीप्लायर था उसका। लेकिन सेकंड वाले राइट हैंड साइड की में डिले हो रहा है, सिस्टम मल्टीप्लायर के साथ भी डिले हो रहा है, एडिंग अगर कोई टर्म ऐड हो रही है उसके साथ भी डिले हो रहा है, हर चीज में डिले क्योंकि ऐड करा दी है। इसलिए अगर कोई टर्म मल्टीप्लाई भी हो रही है तो उसमें भी हमने n माइनस के से रिप्लेस किया। अब समझ आई ये बात? ठीक है मिस। चलें, किसी और को कोई सवाल नहीं है तो हम एंड करें क्लास। आई थिंक हम लोग एंड करते हैं क्लास का, कोई क्वेश्चन नहीं है, ऑलरेडी काफी लेट हो गए हम। ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच बेटा आप लोगों के टाइम के लिए। जी, कुछ
मैम वो एक स्केचिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, तो असाइनमेंट का सवाल था क्वेश्चन नंबर 5, दूसरे एक दो लड़कों ने दूसरे मेथड से किए अच्छा, और समझ में नहीं आया था कौन नंबर कौन सा 5 सही है। है। आपको ना असाइनमेंट, मैं आप लोगों को असाइनमेंट का सोल्यूशन सेंड कर दूंगी। सही है, असाइनमेंट मेरे पास जमा हो गया है, मैं आप लोगों का असाइनमेंट का सोल्यूशन सेंड कर लूंगी, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है? चले मैम, ओके। ओके, थैंक यू बेटा। सही है, क्लास एंड करते हैं। किसी और का तो कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।